जिन खबरों को हमने आज तक सिर्फ टीवी पे देखा और न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू जाना, उन सब केसेस पे आपने इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ पे तो फिल्में भी बन चुकी हैं। जब मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम था दिल्ली का, तो सारे बड़े केसेस मेरे पास थे। वन ऑफ द हाई प्रोफाइल केसेस जिसको हमने ज्यादा तो अब मूवीज के थ्रू लोग जान रहे होंगे। नो वन किल जिसका की कहानी जो है वो कुछ सही कहानी नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। आपसे कंसल्ट किया था क्या मूवी बनाने से पहले? भारतवर्ष के इतिहास में जो एसेसिनेशंस हुए, पॉलिटिकल एसेसिनेशंस, उनमें तीन गांधी के एसेसिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, और ये तीसरी हत्या एक गांधी की थी जिसमें कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। अचानक हत्या हुई। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनी। 2012 में पॉक्सो था, 2013 में निर्भया केस की वजह से चेंजेस हुए, लॉ में चेंजेस हुए। तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस स्टडी की वजह से। हम्म। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इसकी चर्चा की। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। जिन केसेस को हमने सिर्फ टीवी पर देखा और अखबारों में पढ़ा, उनके पीछे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने उन्हें खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के असैसिनेशंस, दिल्ली रायट्स, नारकोटिक्स रैकेट्स, ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट टाइम्स उन्होंने बिना डरे इंसाफ के लिए काम किया और इसी बहादुरी के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन उनका सफर सिर्फ पुलिसिंग तक सीमित नहीं रहा। 1988 में उन्होंने प्रयास की शुरुआत की, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उन बच्चों और जुवेनाइल्स के लिए काम करता है जिनको सुरक्षा, केयर और गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक फियरलेस ऑफिसर, एक विजनरी रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट। चलिए मिलते हैं आमोद कंठ जी से। नमस्ते आमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शो के लिए। सर, स्वागत है आपका शो में। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर ऑन द शो। जिन खबरों को हमने आज तक सिर्फ टीवी पे देखा और न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू जाना, उन सब केसेस पे आपने इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ पे तो फिल्में भी बन चुकी हैं। हम आज आपके कुछ प्रोमिनेंट केसेस के बारे में बात करेंगे और प्रयास जो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन केस से। मैं बहुत ही छोटी थी जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, पर आज भी वो दिन मुझे क्लियरली याद है। शायद इसे आप मेरी एलिफेंट मेमोरी की वजह से कह सकते हैं। उस दिन मैं पटना में थी, बहुत जोरों की आंधी और बारिश आई हुई थी और सुबह सुबह हमें पता चला था कि राजीव गांधी जी नहीं रहे। इट वॉज वेरी शॉकिंग। और बहुत ही पॉपुलर लीडर थे उस टाइम राजीव गांधी जी। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला इस केस के बारे में? नहीं, मेरा भी रिएक्शन मतलब मालूम तो हो ही गया था सुबह में। जी। कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, करीब करीब 5 साल मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम था। और हम्म। बड़ा इवेंटफुल टाइम था मेरे लिए। फिर मैं करीब करीब 10 महीने रहा होम मिनिस्ट्री में। और उस समय जो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद ही चंद्रशेखर थे, होम मिनिस्टर भी थे। और सुबोध कांत उस समय थे दूसरे मिनिस्टर। इनके साथ काम किया, फिर मुझे सीबीआई में मैं चला गया। जी। सीबीआई में कुछ ही गुजरे थे, बहुत कम दिन। और वो थोड़ा सा बोरिंग था मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पहले मेरी जिंदगी बड़ी इवेंटफुल थी। और मैं उस दिन की बात है जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई। हम्म। पिछले रात में हुई, आपको मालूम है जी। कि करीब करीब 10:30 बजे के आसपास। तो रात में तो पता चला नहीं, अगले दिन सुबह सुबह ये बहुत जोर शोर से न्यूज आया। और करीब करीब शाम का वक्त था, 4 साढ़े 4 के आसपास। मैं एयरपोर्ट पे था, मेरे करीब के संबंधी थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनको मुझे प्लेन पे लदवा करके डाल करके पटना भेजना था। बाद हम्म। में उनकी मृत्यु भी। तो मैं वहीं था तभी। विजय करण हमारे डायरेक्टर थे सीबीआई के, और उसके पहले विजय करण पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे। और मेरे हमने साथ काम किया था, तो वो बहुत अच्छे विचार रखते थे मेरे बारे में। और बहुत सारे जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, उसके पहले जो बहुत सारे केस थे जो मैंने किया था, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो समझते थे कि ऐसा केस जिसमें टेररिज्म या हत्या इस ढंग की बात हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर सकता हूँ। लिहाजा विजय करण ने मुझे फ़ोन किया। और मैं एयरपोर्ट पे था और बताया कि आमोद, ये केस बहुत बड़ा केस है, बहुत भयानक केस है। और तुम्हें जाना है मैड्रास, हम्म। तमिलनाडु जाना है और वहाँ जाकर के इस इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे एक ढंग से मुझे अपॉइंट कर दिया गया फोन पे। और फिर अगले दिन मैं चला गया। उसकी कहानी में बात बताऊंगा आपको। अच्छा। सर, आपने ऐसा कहा है इस केस के बारे में कि वो एक ब्लाइंड केस था।
तो लोगों को क्लू नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें, तो फिर आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की? क्लू कैसे मिला आपको? देखिए, ब्लाइंड केस तो था ही। मैं जी। अक्सर ये कहता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में जो एसेसिनेशंस हुए, पॉलिटिकल एसेसिनेशंस, उनमें तीन गांधी के एसेसिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। महात्मा गांधी, हम्म। उनकी हत्या हुई और हत्यारा पकड़ा गया स्पॉट पे। इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हुई और स्पॉट पे मारा गया, पकड़ा गया जो पुलिस के लोग थे। और ये तीसरी हत्या एक गांधी की थी, जिसमें कुछ भी नहीं जाना जा रहा था, अचानक हत्या हुई। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनी। शायद मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में इससे बड़ी पॉलिटिकल एसेसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन कोई हुई नहीं है। जी। और इसलिए ब्लाइंड केस तो था ही, क्योंकि एकदम अंदाज नहीं था कि इसमें कौन लोग हो सकते हैं। हम्म। लिहाजा शुरू शुरू में जो एक, मैं सीबीआई में रह चुका था उस समय था, उसके पहले 5 साल क्राइम ब्रांच में था, मैंने बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेट किए थे और काउंटर टेररिस्ट केसेस मैंने बहुत किया था। तो ये तो स्पष्ट था कि ये काम किसी बहुत बड़े गैंग का है और हम्म। किसी टेररिस्ट गैंग का है। तो लिहाजा ये, इसकी तलाश हमको करनी थी कि कोई भी हो सकता है। उस समय जितने सारे भारतवर्ष में, दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इस ढंग की पॉलिटिकल एसेसिनेशन को एक अंजाम दे सकते थे, उन सबों के बारे में हमको सोचना था। हम्म। तो बात यहाँ से शुरू हुई, लेकिन ये ब्लाइंड केस था, इसमें कोई शक की बात नहीं है शुरुआती तौर पे। तो सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लग रहा था? मीडिया का प्रेशर, या फिर वो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन? क्या था सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए उस वक्त? नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे। अच्छा। ये मैंने बताया नहीं जी। कि उसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, किस ढंग से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये जानना बहुत जरूरी है पहले। और फिर चैलेंजेस, तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। मतलब इतने बड़े केस में तो आप अनगिनत चैलेंजेस हो सकते हैं। और जब मैं गया दिल्ली से, चूंकि सीबीआई का तरीका यह है कि हमारी सेंट्रल टीम होती है हम्म। और सेंट्रल टीम जा सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देश के किसी कोने में, दुनिया में कहीं भी जा सकती है। मुझे इसके बाद बहुत मौका मिला अमेरिका, यहाँ वहाँ जाने का, इन्वेस्टिगेशंस करने का। तो फिर मेरे साथ जो टीम थी उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, यानी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग हैं, और उसमें जो जो लोग एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, क्योंकि ये स्पष्ट था कि राजीव गांधी को मारने के लिए कोई और सुइसाइड बॉम्बर ने अपने आप को मार लिया, और जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ, राजीव गांधी मारे गए, साथ में 17-18 लोग और भी मारे गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के तौर पे भी लोग आए, बल्कि एक बहुत मशहूर इंडियन आर्मी के एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट थे, मेजर मानिक सबरवाल, अच्छा। जो बाद में जाके रिटायर किया एज ए जनरल, मेजर जनरल होकर रिटायर किया, और बाद में मेरे साथ काम भी किया मानिक सब्रवाल ने। वो एक अलग कहानी है। तो उनको ज्वाइन किया गया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग थे। और चूंकि तमिलनाडु का केस था और तमिल भाषा जानने की आवश्यकता थी, तो तमिल भाषा जानने वाले एक अमित वर्मा नाम के बहुत मशहूर, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटर नहीं रहे अब वो। तो अमित को भी शामिल किया गया तुरंत इस केस के अंदर। वो तमिलनाडु काडर के भी थे। और हम्म। फिर जो ऑफिशियल्स को इकट्ठा किया गया और हम लोग पहुंचे। तो हम लोगों के चलने की बात ये थी कि चूंकि तमिलनाडु मेरे लिए नई जगह थी, हालांकि मेरी नौकरी के शुरुआत में ही पहली पोस्टिंग मेरी पौंडीचेरी हुई थी। और जैसा आपको मालूम है कि पौंडीचेरी एक ढंग से तमिल का कॉन्क्लेव है, तमिलनाडु के अंदर बीच में हम्म। किनारे की तरफ पौंडीचेरी। तो थोड़ा बहुत अंदाज में था, लेकिन बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। आप ये समझे कि 1976 के आसपास ये अच्छा। हुआ था, और ये घटना 1991 की है। जी। तो करीब करीब 13-14 साल पहले मैं वहाँ कुछ दिन काम मैंने किया था। तो फिर मैं जब चला, तो एक मेरी आदत है, पहले भी रही है, कि मीडिया में जो कुछ सामने आता है, जितनी हम्म। इंफॉर्मेशन मीडिया में होती है, उसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। हम्म। क्योंकि आपके पास अभी बहुत लिमिटेड ज्ञान होता है। जी। कोई भी ज्ञान, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए तो उसको समझना चाहिए। हम्म। तो जितने भी न्यूज़पेपर थे, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, तमाम न्यूज़पेपर दिल्ली से, फिर वहाँ तमिलनाडु में भी जो लोग थे, इन तमाम न्यूज़पेपर्स को मैंने अपनी टीम को कहा कि आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, हम्म। उसके सारे पॉइंट निकालें, जो भी बातचीत हो रही है वो निकालें, और निकाल के मुझे एक नोट दें। तो हम लोग जब पहुंचे, वहाँ पे मैड्रास था तब, वो चेन्नई नहीं था। एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचे तो वहाँ से करीब 2 घंटे की यात्रा थी श्री पेरुम्बदूर,
जहाँ पे ये घटना हुई थी और जहाँ राजीव गांधी मारे गए थे। हम्म। तो श्री पेरुम्बदूर में जो सीन ऑफ क्राइम था, यानी जहाँ पे घटना स्थल था, उसको रखा गया था हमारे लिए, उसको ठीक ढंग से बचा के रखा गया था। और बड़े एक मशहूर पुलिस ऑफिसर थे वहाँ के, आर के राघवन, जो बाद में डायरेक्टर सीबीआई बने और वहाँ के आईजी थे उस इलाके के। तो उन्होंने बहुत ढंग से उसको सीन ऑफ क्राइम को रखा था। और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। तो ये जो तमाम न्यूज़पेपर की जो कहानियां थी या तमाम बातें थी, वो मेरे दिमाग में थी, मेरे पास थी। हम्म। तो मीडिया ने जब हमसे बातचीत की, लोगों ने बातचीत किया, तो वो चकित रह गए कि भाई इस आदमी को इतना ज्ञान कैसे है। मैंने उनको बाद में बताया कि ज्ञान आपने ही दिया है, ये आपकी वजह से ये तमाम बातें मुझे मालूम हुई। और मैंने आपको बताया जो आपने मुझे बताया था। लेकिन जैसा होता है कि कुछ समय तक तो मीडिया आपसे आगे होती है, 2-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद बड़े इन्वेस्टिगेशन में आप बहुत आगे चले जाते हैं और आपको मीडिया से बहुत कुछ छुपाना भी पड़ता है, क्योंकि कोई सेंसिटिव बात हो, कोई क्लू हो, कोई इंफॉर्मेशन हो जिसको आप दे तो बात बिगड़ जाती है। तो ये थी। तो अब हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सीन ऑफ क्राइम को देखा, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। तो उसमें अगर आप बताओ तो मैं और बता दूं आपको इसके बारे में थोड़ा हाँ, सा, बिल्कुल केस के बिल्कुल। बारे में। बिल्कुल। Thank you for watching our channel. If you are enjoying the show, don't forget to like and subscribe. Your support keeps the good vibes going. तो इसमें ये हुआ कि पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग हो सकता है। तो जितने भी अलग अलग देशों के इंटरनेशनल ग्रुप्स थे जिन्होंने भारतवर्ष में ऑपरेट किया था या जो आते रहे, उनको हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद पंजाब से संबंधित जो खालिस्तानी मूवमेंट और बहुत सारे उनके ग्रुप्स थे, उनको हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि वो अभी चल ही रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 1991 की। और यह स्पष्ट है कि जो सिख टेररिज्म या इस ढंग की या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म, ये तमाम चीजें थी, मतलब पूरी तरह से भारतवर्ष में अलग अलग हिस्सों पे ये चल रही थी। तो उन सबों पे शक के दायरे में सभी लोग आए। लेकिन जिस ढंग से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिस ढंग से किसी ने अपने आप को मार दिया था, तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग एक शक हुआ हम लोग को शुरू में कि ये हो ना हो, ये काम एलटीटी का हो सकता है या तमिलनाडु में जो मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनका हो सकता है। इसके पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। एक ईपीआरएलएफ, अच्छा। एक दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे एलटीटी थी उसके हम्म। समान। हम्म। और उसमें एक के पद्मनाभा, वो एक व्यक्ति था जो ईपीआरएलएफ का चीफ था। हम्म। जैसे प्रभाकरन एलटीटी का, जी। वैसे ईपीआरएलएफ का चीफ वो था। तो उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के करीब करीब आप ये समझें कि 1 साल पहले करीब, और उससे कम। और बहुत ही जोर से उसको भी मारा गया था। वहां भी ग्रेनेड्स फेंके गए थे, वहां शूटिंग हुई थी और बहुत लोग वहां मारे गए थे। पद्मनाभा को मार दिया गया, जबकि पद्मनाभा को भारत सरकार ने पूरी प्रोटेक्शन दे रखी थी, इसके बावजूद मारा गया। तो उस केस से इसका कोई ताल्लुक हो सकता है, ये बात हमारे दिमाग में थी। तो हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि उस केस का एक ऐसा विटनेस है हम्म। जो कि बहुत नाराज था। नाराज इस बात से था कि उसको इन्वेस्टिगेशन ढंग से उसको शामिल नहीं किया गया। और फिर वो कुछ जानता था, ऐसा पता था। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने, मैं था अमित वर्मा, हम लोग ने उससे कांटेक्ट किया। उसका एड्रेस मुझे मालूम हुआ, उसका टेलीफोन मालूम हुआ। हम गए। तो उसने फिर बताया, एक बड़ी बहुत जल्दी ही एक क्लू मिल गया हमको, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जी। उस व्यक्ति ने बताया कि जो घटना हुई, हम्म। इस घटना के तुरंत बाद वो एक कहीं अपने किसी कॉरपोरेट में मैनेजर था। अच्छा। अपनी माँ के साथ वो एक मारुति वैन पे जा रहा था। रास्ते में उसकी मारुति वैन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, छीन लिया उससे। और उसको ले करके ये कुछ आगे तक गए और फिर उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने उसकी मारुति वैन को हाईजैक किया था, वो लोग उनको पहचान रहे थे ये, और वो समझ रहे थे कि कौन लोग हैं। और ये दिन की बात थी। हम्म। तो उनमें जो व्यक्ति था, जो एक तस्वीर जो हमारे पास आ चुकी थी, आपको मालूम है कि एक हरि बाबू नाम का एक फोटोग्राफर था जिसने पूरी घटना की तस्वीर ली थी। इसमें जो शामिल लोग थे, वो लड़की धानु जिसने अपने आप को ब्लास्ट करके मार लिया था, उसकी तस्वीर भी थी। और इसके अलावा जो शिवरासन, जिसका एक आंख नहीं था, वन आइट जैक उसको कहते थे लोग, उसकी तस्वीर भी उसके अंदर थी। तो शिवरासन की तस्वीर उस व्यक्ति ने आइडेंटिफाई कर दी कि ये आदमी है
जिसने हमारी गाड़ी को हाईजैक किया और हमको गन पॉइंट पे आगे जाके उतार दिया था। तो ये एक बात हुई वहां पे। दूसरी बात हुई कि जिन लोगों को काफी चोट लगी थी, जिनको बहुत बैडली इंजर्ड थे, इंजर्ड लोगों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थी, अनुसुईया, जो बहुत ही ब्रिलियंट सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर थी, बहुत समझदार थी। बाद में पता लगा कि उसने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी। यानी जो सुइसाइड बॉम्बर है और उसके साथ के लोग थे, जब वो राजीव गांधी के करीब आ रहे थे, तो उस समय कोई एक छोटी लड़की थी जो अपना एक पोएम लिखा था, वो राजीव गांधी को सुनाना चाहती थी। उसकी माँ एक पॉलिटिकल वर्कर थी, उसके नजदीक आना चाहती थी, और उनके साथ लग करके सुइसाइड बॉम्बर यानी धानु भी राजीव गांधी के करीब आ रही थी। चाहे उसको माला पहनाना था, हम्म। नीचे झुकना था प्रणाम करने के लिए, और फिर वो जो दबा देना था, टॉगल और ब्लास्ट हो जाना था। ये मतलब आगे की कहानी थी। तो ये इस ढंग से छोटी छोटी चीजें थी, उनको हम लोग जोड़ पाए और एक ढंग से ये केस खुल गया। हम्म। मैंने शुरुआत के 3-4 दिन के अंदर ही ये केस खुल गया और हम लोग को अंदाज मिल गया। फिर बड़ी लंबी कहानी है जो आगे चलती रही। तो ये तो हो शुरू बात हुई। रही बात चैलेंजेस की, चैलेंजेस की बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे चैलेंजेस हुए। वो एक अलग कहानी है जिसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे जब आप पूछेंगे तो। ठीक है। जी जी। तो सर, ये केस ऐसा है कि आपने तो खैर सब कुछ डायरेक्टली हैंडल किया था। इस केस को हमने तो सिर्फ दूरदर्शन पे देखा था, अखबारों में पढ़ते थे। बहुत कुछ नया था इस केस में, जैसे वो लड़की जो खुद भी ब्लास्ट हो गई राजीव गांधी जी के साथ, उसको मानव बम कहते थे। वो सब एक नया कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। मुझे लगता है कि वो लेट 80s और अर्ली 90s का वो एरा ही था जब ये टेररिज्म वगैरह थोड़ा स्टार्ट हो गया था, कश्मीर में भी एक्टिविटीज होने लगे थे। खैर एनीवेज, मैं ये सोचती हूँ कि चैलेंजेस तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कितना चैलेंजिंग रहा होगा। आज के ज़माने में तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, मोबाइल होती है, कितना कुछ होता है ट्रैक करने के लिए। पर आप लोग के टाइम पे तो वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प करने के लिए। तो फिर आपने कैसे सॉल्व किया? व्हाट वाज द चैलेंजेस उस समय? देखिए, ये दो आपके सवाल जुड़ गए और जी। इसलिए जवाब मैं साथ साथ दूंगा। पहली चीज है कि ये सही है कि उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन बहुत कठिन था। हम्म। लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई भी जो घटना होती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कल्प्रिट होता है वो एक आइडेंटिटी कार्ड छोड़ के जाता है, पहचान पत्र कहीं मौके पे छोड़ के जाता है। और इस केस की पहचान पत्र हरि बाबू का कैमरा था। हम्म। हरि बाबू जो एक व्यक्ति था जो तमिलियन था, वो श्रीलंकन नहीं था। हरि बाबू को एलटीटी के लोगों ने इंगेज किया था, शिवराज ने इंगेज किया था कि तस्वीर ली जाए। एक उनका तरीका था, एलटीटी का एक तरीका था कि प्रभाकरन ने डायरेक्शन दे रखा था, या उसके टॉप टीम थी ना, प्रभाकरन के साथ एक पोट्टू अमन था, इंटेलिजेंस का चीफ था, एक अकिला थी जो टाइग्रेसेस की चीफ थी। इनका एक ग्रुप था और शिवरासन एक ढंग से उसका पार्ट था। तो ये उनको इंस्ट्रक्शन था कि आप जो भी करेंगे, तस्वीर खींचेंगे और तस्वीर भेजेंगे। इसलिए तस्वीर खींचने की बात हुई। तो इन्होंने, हरि बाबू छोटा मोटा ऐसे ही था, फोटोग्राफर था, उसके पास बल्कि अपना कैमरा भी नहीं था, किसी और से कैमरा लिया उसने और हरि बाबू को इन्होंने एंगेज किया। और हरि बाबू को मेरे हिसाब से, यानी मेरी सोच थी, मेरी समझ थी एक इन्वेस्टिगेटिव की हैसियत से, कि हरि बाबू को नहीं पता था कि ये क्या, किस लिए तस्वीर खींची जा रही है। उसने और भी काम किया। उसने जो जो माला, एक पुंपनार नाम का एक एक वहाँ पे जो उनका तमिलनाडु का जो हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम है पुंपनार, वहाँ से उसने वो माला लिया था, हम्म। माला खरीदा था। हम्म। और वो तस्वीर खींचने के लिए फोटोग्राफर, और बहुत क्लोज कांटेक्ट में था शिवरासन से, और लोगों के क्लोज कांटेक्ट में था। तो वो हरि बाबू तस्वीरें खींच लिया उसने। और जो तस्वीर खींचता रहा तो वो ऐसा हुआ कि खींचने के साथ वो खुद ब्लास्ट का शिकार हो गया, मर गया स्पॉट पे। उसके बदन के पास वो तस्वीर, वो कैमरा पड़ा हुआ था। हम्म। हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे, आर के राघवन साहब ने उस कैमरे को उठाया और कहा कि इसको किसी प्राइवेट फोटोग्राफर को भेज के पता करो इसमें क्या है। बहुत समझदारी की उन्होंने। प्राइवेट फोटोग्राफर उसी एरिया में जाकर के उसको डेवलप किया गया, यानी एक्सपोज पोर्शन को अलग किया गया, निगेटिव अलग किया गया, उस तस्वीर को डेवलप करके, और वो तस्वीर फिर भेजी गई तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस लैब में। तो ये तस्वीरें मिली, जो तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई। इसलिए कि जो धानु, जिसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, ऐसा चांस था, महज इत्तेफाक था कि धानु का चेहरा एकदम इंटैक्ट था। और जो तस्वीर मिली, तस्वीर को डेवलप किया गया, तो तस्वीरों को देखा गया तो उसमें एक लड़की एकदम उस चेहरे की थी,
जो कि बहुत करीब थी। जो तस्वीर लिया जा रहा था, हरि बाबू फोटोग्राफ ले रहा था, तो उसकी खास तौर पे तस्वीर ली। उसने शिवराज सिंह की तस्वीर ली। शिवराज सिंह के साथ एक दूसरी लड़की थी, शुभा। हम्म। इसलिए वो रखा गया था कि अगर धानु फेल करती है तो शुभा सुइसाइड बॉम्बिंग में शामिल हो गई। उसकी तस्वीर भी थी। तो शुभा की तस्वीर, शिवराज सिंह की तस्वीर, और नलिनी नाम की जो लड़की थी जो इनके साथ थी, जिसको कि बाद में डेथ सेंटेंस मिला, हालांकि छूट गई जाके फाइनली। नलिनी, शिवराज सिंह, शुभा, धानु, इन सबों की तस्वीर थी राजीव गांधी के इर्द गिर्द। और जो ये फिर जाकर के ये बैठे पब्लिक के साथ, वो भी तस्वीर आई। हम्म। तो वो तस्वीर जो थी वो एक ढंग का क्लू बन गया हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे हम शुभा को आइडेंटिफाई कर सके, उससे हम शिवराज सिंह को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी एक क्लू बनी, और उसके बाद फिर हम गए इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े। ये बहुत लंबी कहानी है। रही बात प्रेशर के, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो एक ऐसा समय था जिस समय की तमिलनाडु की गवर्नमेंट, उसके पहले एकदम एलटीटी से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। अच्छा। और एलटीटी को वो एक ढंग से प्रमोट कर रहे थे। वो खुद भी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, आग से खेल रहे थे मेरे हिसाब से। उसमें ये हुआ कि राजीव गांधी की बैकग्राउंड ये था कि राजीव गांधी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत राजीव गांधी ने, जब वो प्रधानमंत्री पहले थे, उसके पहले उन्होंने आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा। और आईपीकेएफ का वहां जाना अपने आप में एकदम अजीब सी चीज थी, और इससे आईपीकेएफ की शिकायत भी हुई। ये लोग कहते हैं कि धानु, शुभा, ये सभी लोगों को आईपीकेएफ के सोल्जर्स ने कुछ इल ट्रीट किया था, एब्यूज किया था फैमिली को, ये वो कहा सारी चीज। तो उसकी वजह से उनको बड़ी गहरी शिकायत थी राजीव गांधी से। और प्रभाकरन को बहुत गहरी शिकायत थी। प्रभाकरन को बुलाया गया था दिल्ली में, उसके साथ कुछ बातचीत हुई थी, वो एक लंबी कहानी। तो वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन ये जो प्रेशर था, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अजीब था। हम्म। ये तफा इसके ठीक पहले, जब मैं ओएसडी था, होम मिनिस्टर का, तो मैं तमिलनाडु गया था होम मिनिस्टर एमओएस के साथ, सुबोध कांत के साथ। और उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल के अंदर खत्म कर दिया गया था। और वहां पे एलटीटी की वजह से, प्राइमरली ये जो घटनाएं हो रही थी उनकी वजह से, तो वहां का जो एक राजनीतिक माहौल था वो बहुत ही एक्सप्लोसिव था, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि आपके ग्रुप में, जो हमारे ग्रुप हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके अंदर भी अलग अलग समझ होती है। मेरी समझ अलग थी, सच पूछे तो मेरी समझ जो हमारे कुछ टीम के लोग थे उनसे एकदम अलग थी। और मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी जो कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी में 25 आदमी शामिल नहीं होते हैं। हम्म। जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्हीं को आप हत्या के लिए चार्ज कर सकते हैं। और जो कॉन्स्पिरेटर वही होता है जिसको एकदम ऐसी इतनी बड़ी घटना कि राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मार देना है, जो एकदम प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार बैठा है उसको मार देना है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी में 25 आदमी शामिल नहीं हो सकते हैं, ये मेरा विचार था। और हम्म। इस विचार से बहुत लोग एग्री नहीं करते, बहुत लोग, मतलब हमारी टीम के लोग। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी टीम बन गई कि उसमें अलग अलग ग्रुप्स थे। इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ हो रहा है, टीम यहाँ जा रही है। इनमें आपस में तालमेल की भी कमी थी। तो हम्म। इस ढंग से, और पॉलिटिकल प्रेशर तो खैर हो ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने से रोका। अच्छा। वो करने का साहस किसी को नहीं था। राजीव गांधी बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। इसका बहुत बड़ा असर हुआ था पूरे देश पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए ये आज़ादी हमें थी। तो ये सारे प्रॉब्लम, प्रेशर्स होते हैं जो इस केस में थे। सर, इसमें एक और चीज है। आपने जैसे एक लेडी पुलिस ऑफिसर की बात की, अनुसुईया जी, जिन्होंने रोका भी था उस लेडी को राजीव गांधी जी के पास जाने में। तो एक और चीज पता चलती है कि क्या हमारी सिक्योरिटी उस वक्त बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी, और अब शायद हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में काफी चेंजेस लाए हैं कि किसी को पता भी नहीं चला कोई खुलेआम बॉम्ब लेकर के ऐसे पॉपुलर लीडर के पास जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या टेक? बहुत कमजोर थी सिक्योरिटी, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर थी। और सिर्फ सिक्योरिटी ही कमजोर नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कमजोर थी। हम्म। राजीव गांधी एकदम विजिबल टारगेट थे। हर आदमी इस बात को जान रहा था कि एलटीटी के टारगेट है राजीव गांधी। और एलटीटी भी इस बात को समझ रही थी कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो उनको शक था पूरा कि राजीव गांधी फिर से श्रीलंका में इंटरवीन करेंगे, और फिर से उनकी ताकत बहुत कमजोर होगी। कि उस जमाने में एलटीटी, प्रभाकरन, करीब करीब श्रीलंका का 1/3 इलाका उसके कब्जे में था। ये सिर्फ एक टेररिज्म नहीं था, वो एक एक राष्ट्र, एक देश बनाने की पूरी कैफियत थी। और उसमें
वो समझ रहा था कि राजीव गांधी का अप्रोच ऐसा है कि वो इसको अपोज करेगा। तो इसलिए ये तमाम बातें लोगों के ज्ञान में था। और पद्मावा के डेथ के बाद जब उसका एसेसिनेशन हुआ, और ये व्यक्ति शिवरासन जो था, इसके बारे में लोग जानते थे। किसी और जैसे एक कुछ उसको रघुवरन कहते थे, कोई कोई उसको शिवराज मास्टर कहते थे, लेकिन ये व्यक्ति था, ये हम्म। एकदम टारगेट में था। और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी, यानी ऐसा टीम है वहां पे, गैंग है जो कि राजीव गांधी को टारगेट कर सकता था। इसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी थी वो बहुत बहुत कमजोर थी, बहुत कोई इंतजाम था ही नहीं वहां पे। और यही वजह है कि इस ढंग से वो इतने करीब आ सके और राजीव गांधी की हत्या हो गई। हाँ, इसके बाद लोगों ने समझा, हालांकि सच पूछिए तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही सारा परिवर्तन हो जाना चाहिए था। मैं तो दिल्ली पुलिस में था, मैंने एएसपी के तौर पे काम किया था। मैं उसके पता बारे नहीं में क्या 50। इस टॉपिक पर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस समय जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिक्योरिटी सेटअप काफी चेंज हुआ, एसपीजी क्रिएट हुआ। इसके बावजूद भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इतने पॉपुलर लीडर के लिए सिक्योरिटी नहीं थी, ये गलत था। और इसका कुछ ना कुछ लेसन तो लोगों ने सिखा ही होगा आगे जाकर के। और आपने अभी इंदिरा गांधी असैसिनेशन की बात की, तो उस वक्त भी आप आई बिलीव सेंट्रल दिल्ली में ड्यूटी पे थे, और आपने ही इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की थी सर। तो हमने तो ये सिर्फ मूवीज और बुक्स के थ्रू जाना है इस न्यूज़ के बारे में, पर वो दिन कैसा था? पहला सीन आपने क्या देखा जब 31 अक्टूबर 1984 को आपको पता चला कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया है सुबह सुबह? ऐसा है कि इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन की खबर मुझे सुबह सुबह मिली। हम्म। ऐसा था कि सेंट्रल दिल्ली, जो दरियागंज का इलाका है मेन रोड पे, उसके पीछे मेरा मकान, वहीं पीछे था, एक बहुत पुराना एसपी का मकान था, और वहीं मैं रहता था। उसके ठीक सामने मेरा ऑफिस दफ्तर था। तो मैं सुबह सुबह तैयार होकर के यूनिफॉर्म में था, निकल रहा था। और मेरी वाइफ रेखा भी हमारे साथ थी। हम्म। अभी गेट पे मैं पहुंचा ही, तुझे ऑफिस बगल में था हमारा, तब तक एक आदमी, एक जो हमारा वायरलेस ऑपरेटर है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से भागता हुआ आया, और उसने कहा कि मैडम को किसी ने गोली मार दी। तो मैडम मतलब इंदिरा गांधी, गोली मार दी। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब अंदेशा हुआ, शक हुआ कि ये इंटरनल वर्क है, किसी अंदर के लोगों ने मारा, किसी पुलिस वाले ने भी मार मार दिया होगा, ऐसा ऐसा दिमाग में मेरे, पता नहीं क्यों इस ढंग की बात आई। और उसके बाद मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये जो एसेसिनेशन है, इसका आम किसी पॉलिटिकल एसेसिनेशन से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी बहुत ही पॉपुलर लेडी थी, बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी। हम्म। और क्या हो सकता है इसका मुझे थोड़ा अंदाज था। मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत जोर से इसके अंदर रहा। उसके बाद फिर मैं दफ्तर पहुंच करके मैंने जितने भी हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, यानी जितने हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, होमगार्ड के लोग थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, सबों को मैंने बुलाया। मैंने बुला करके उनको ये कहा कि जैसा कि एक सिविल वॉर किस्म की चीज, या ऐसी चीज हो सकता है शहर में हो या हिंदुस्तान में हो जो पहले नहीं हुई है। और ये सच निकला। आपको तीन अंदेशा हजार हमारे, ऑलरेडी कि हाँ मतलब हो सकता है? मुझे मुझे ये शक था, मुझे शक था, मैं बताऊं आपको। और मैंने इसको जाहिर किया सबों के सामने। और मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो उसके बाद फिर उनको मैंने कहा कि ये इतना भयावह समय हो सकता है आने वाले 3-4 दिन, कि हम में कुछ लोग न रहें अगर आप फाइट करते हैं उस सिचुएशन को। मैंने इस हद तक मैंने सोचा। और रैट ऐसा हुआ दिल्ली में कि 3,000 हमारे सिख भाई बंधु मारे गए। अब बहुत ही गलत और बहुत भयानक चीज हुई, जिस ढंग की बात पहले कभी नहीं हुई थी, माने मेरी याददाश्त में दिल्ली में नहीं हुई थी। शायद बहुत पहले मिडिल एजेस में हुआ होगा, या थोड़ा बहुत हुआ होगा जिस समय भारतवर्ष का पार्टीशन हुआ। लेकिन वो इसके मुकाबले नहीं था कुछ भी, मतलब इतना नरसंहार जो हुआ वो पहले नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोगों ने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगा कि ये क्या कुछ हो रहा है, और मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर सका मेंटली। लेकिन मैं लगातार भागता रहा, मेरे साथ मेरी टीम थी, हम भागते रहे, और हम लोग राइट कंट्रोल करने की कोशिश की। सेंट्रल दिल्ली दिल्ली का हार्ट है, और उसमें बहुत बड़ा मिक्स्ड पॉपुलेशन था, और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ हत्याएं या कुछ हो सकता था, और हुआ। लेकिन
बाद में जो नानावती, हमारे रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी, नानावती कमीशन बनी, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने ये कहा कि अगर सेंट्रल दिल्ली में अगर आमोद कंठ के नेतृत्व में रायट को रोका जा सके, सिखों को बचाया जा सका, तो फिर ये क्यों कि और जगह आप नहीं कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हुई बात, और शायद इसलिए हुई कि हम लोगों के मन में बात थी कि इतने बड़ा नरसंहार है हुआ। और जो आपने जानने की कोशिश की कि पहली चीज आपने क्या देखा राइट के सिलसिले में, बहादुर शाह जफर मार्ग बगल में है। हम्म। अब बहादुर शाह जफर मार्ग पे ही आपको पता है कि भारतवर्ष का प्रेस एरिया है, और वहीं पे ये न्यूज कहीं ना कहीं से आ रहा था कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जबकि न्यूज ओपन नहीं किया जा रहा था। आपको मालूम है कि बहुत समय तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां उनको ले जाया गया था, जहां उनकी बॉडी पड़ी, नहीं बताया गया। तो वहां खलबली मच चुकी थी। हमारे एरिया में अलग अलग जगहों पे परेशानियां शुरू हो गई थी बहुत जल्दी। तो वो एक ढंग का एक माहौल बना, और जो कुछ हुआ, थोड़ी चर्चा मैंने की कि क्या कुछ हमको देखना पड़ा, झेलना पड़ा। बहुत लंबी कहानी है ये। जी, वो राइट्स का जो भी सिचुएशन रहा होगा उस वक्त, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अभी सोच करके भी उसको गूजबम्स हो जाता है कि क्या लोगों ने डील किया होगा उस वक्त। और आपने तो उस वक्त कंट्रोल करने में सिचुएशन इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, जिसके लिए आपको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल और गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर, उस समय आपको लगा था कि राइट कंट्रोल करने में आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ और इंतजाम होता या सिस्टम की तरफ से हेल्प होता तो मैं और अच्छे तरीके से कर पाता? दोनों ही बातें थी। दिल्ली पुलिस की हालत बहुत बुरी थी हम्म। उस समय। दिल्ली पुलिस में अगर मैं मानूं तो मुश्किल से कोई 30-35 ऐसे मोबाइल वैन्स अलग अलग शहर के, बहुत बड़ा शहर हो चुका था दिल्ली 1984 में। और बहुत कम जगहों पे जो पेट्रोल वैन्स नहीं होती हैं, जी। पेट्रोल कार्स, हम्म। जिसको हम लोग दिल्ली में पीसीआर वैन्स कहते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम वैन्स कहते हैं, बस 30-35 मुश्किल से। आज 7-8 हजार होंगे। इतनी जगहों पे इतना बड़ा फर्क आ चुका है। हम्म। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कमजोर थी, बहुत इल इक्विप्ड थी, उनके पास इंतजाम नहीं था, एकदम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात की जो लीडरशिप हमारी थी, माने ऐसे बड़े घटना के लिए बड़ी पावरफुल लीडरशिप चाहिए, बहुत स्ट्रांग, बहुत वोकल, बहुत एनर्जेटिक, और सारी चीजों को एक्सेप्ट करके और सिंगल माइंडेड होकर के ऐसे राइट को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसी लीडरशिप नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल लेवल पे जाहिर है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी को लगाया गया कि वो मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो कुछ बनेंगे। हम्म। राजीव गांधी की तैयारी नहीं थी शायद, हालांकि बहुत यंग एनर्जेटिक, उन्होंने बहुत साहस रखा इस बात को लेकर के, बहुत कोशिश की। लेकिन बहुत सारी बातें कही जाती हैं उनके बारे में। उन्होंने जैसे कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो इस ढंग का जलजला, इस ढंग का भूकंप आता है, ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हैं। वो तमाम कहानियां अलग हैं, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ का पूरा सिचुएशन जो था दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में, वो बहुत डिफिकल्ट था कंट्रोल करना। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं लगातार मूव करता रहा, 5 दिन कम से कम, हम्म। जबकि मैं एकदम सेंट्रल दिल्ली में रहता था। और दिन रात मैं भागा अपनी टीम के साथ। 1,000, 2,000, 5,000 की क्राउड कॉमन थी। और उनको हम लोगों ने फायरिंग की, हम लोगों ने लाठी चार्ज किया, हम लोगों ने रोकने की कोशिश की और रोका। और यही कारण है कि सेंट्रल दिल्ली में सच पूछिए तो टोटल कैजुअलिटी 3,000 में सिर्फ 18 डेथ्स ऐसे हुए जो कि सिखों के थे। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो गोली की वजह से या अदरवाइज हिंदू डेड बॉडीज उतनी ही थी जितने सिखों की थी। मैंने करीब करीब बराबर था। यानी राइट को रोकने की इतनी कोशिश की गई, लेकिन मुझे उस समय नहीं लगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं वो कहीं कामयाब हो रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत बुरी थी। और हम्म। ये स्थिति दिल्ली के करीब करीब हर हिस्से में थी। और जिसकी चर्चा करना ही मुझे अजीब लग रहा है और हर वक्त अजीब लगता है, क्योंकि ये जितने गंदगी से लोगों ने मारा, लोगों को, सिखों को मारा, वो एकदम ही अजीब था। मतलब ये सीन, मतलब सोचने काबिल नहीं है। और बहुत सारे इलाके ऐसे थे, कुछ इलाके जो मेरे एरिया में भी था। बल्कि जैसे मैं बताऊं कि एक कहानी आप सुनते होंगे कि टायर में आग लगा करके, गले में लगा के, बॉडी में लगा के जला दिया गया। ये हम्म। आपको मालूम है ना? जो टायर जलते हैं बहुत जल्दी, पुराने टायर,
हमारे एरिया में एक एक एरिया है फिल्मिस्तान के पास, वहां पे टायरों की सबसे बड़ी अंबार थी। ओ। और मैं इत्तेफाक से वहां था, मैं पहुंचा वहां पे और हमारी टीम मेरे साथ थी। हमने अलाउ नहीं किया कि उस टायर का वो इस्तेमाल करें। वहां सारे जितने भी दुकान थे सबके ऊपर टायर ही टायर था, पुराने टायर। माय लेकिन हम लोगों ने उसको रोका। तो जहां कोशिश की गई वहां पे हम रोक पाए, ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और क्या पॉलिटिकल सीन था, किस ढंग के विचार थे, कैसे लोग थे, ये तो बहुत कहानियां आप सुन चुके होंगे 84 हाइट्स के बारे में। जी जी, बस सुना ही है। भगवान करे ऐसा कभी कुछ फिर देखने ना मिले। सर, आपने जैसे वो राइट का सिचुएशन बताया, आपने दो बुक्स भी लिखी हैं, और आपकी एक बुक है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, जिसमें आपने ये मेंशन किया है कि 84 के राइट्स के बाद आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल गया, आप इमोशनल हम्म। चेंज्ड हो गए एज अ पर्सन। सो ऐसा कुछ था स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि जिसने आपको ऐसा लिखने के लिए आ, मजबूर किया? नहीं, लिखने की इत्तेफाक से किताब मेरे पास है, ये मेरी किताब है, इसका नाम है खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म, है ना। जी। ये पहली की इत्तेफाक से मेरे टेबल पर रखा हुआ है। और ये दूसरी किताब, इसका नाम है खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स। जी ब्रोकन विंग्स आप देख रहे हैं ना, इसमें जस्का लाल की तस्वीर है, जी। चार्ल्स शोभराज की तस्वीर। ठीक है। ये जो पहली किताब है खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म, देखिए, मैंने लिखा था बहुत पहले। हम्म मैं डीजीपी था अरुणाचल प्रदेश का। मेरी दो डीजीपी, दो जगह मैं डीजीपी रहा, गोवा का पहले, फिर अरुणाचल का। तो मैं अरुणाचल में डीजीपी था, तो वैसे तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था काम करना। बहुत बड़ा प्रदेश है वो, हम्म नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रदेश है। आबादी कम है लेकिन प्रदेश बड़ा है। तो वहाँ मैं काफ़ी घूमता था। वहाँ उसमें 14-15 डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह गया। फिर भी हमारे पास कुछ समय था। और इत्तेफाक था कि जो मेरा घर था पुलिस हाउस, वो एक पहाड़ी पे था, जहाँ सिर्फ मेरा ही मकान था। अच्छा। जो भी समय मिलता था, थोड़ा बहुत, जब बहुत जाहिर लोगों के बीच में जब नहीं रहा मैं, तो मैं लिखता था या हम्म डिक्टेट कर देता था। तो मैंने वहां पे 2 साल में जितना दिन रहा, करीब करीब 400-500 पेज मैं लिख गया। वो पहली बार मुझे मौका मिला कि इंगेज या बिजी होने के बावजूद भी कुछ समय मिला, और मैंने पूरी कहानी, अपने नौकरी की कहानी, पुलिस की कहानी लिखी। और वो कहानी बड़ी, मतलब एक ढंग से हैंडी हुई जब मैं वहां से निकला और ये किताबों का मौका मिला। और उसमें खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म जो है पहली किताब, वो एक ढंग से 11 साल की कहानी है, 10 साल की कहानी है। और वो 10 साल जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में, पिछले 50 साल या 60 साल के इतिहास में सबसे खतरनाक 10 साल था वो, बिल्कुल। सबसे वायलेंट। वो 1980s का दौर था। और 1980s में आप ये समझें कि एक जो खलिस्तानी मूवमेंट या सेपरेटिस्ट मूवमेंट 1981, 82, 83 चल रहा था। और फिर आपको मालूम ही कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, जी। इसलिए कि गोल्डन टेम्पल जो है वो गढ़ बन गया, और भिंडरा वाले जो उसमें लीडर बन गया, उसने गोल्डन टेम्पल को कंट्रोल कर लिया, आर्मी एक्शन हुआ। हम्म गोल्डन टेम्पल नस्त नाबूद हो गया काफी हद तक, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। और उसकी वजह से इंदिरा गांधी को मार दिया गया। तो वो जो घटनाएं हुई उसके बाद, उस इस पूरे पीरियड में सीरीज ऑफ एसेसिनेशंस थे। निरंकारी बाबा को मारा गया यहाँ पे। और उसके बाद ललित माकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके इन्वेस्टिगेशन को मैंने किया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया उस केस को। अर्जुन दास बहुत करीब थे गांधी फैमिली से, उनको मार दिया गया। जनरल एस वैद्या, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिनके समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, पुणे में उनको मार दिया गया। दर्जनों केस हुए। और इत्तेफाक से वो 5 साल जो मैं डीसीपी क्राइम दिल्ली का था, उस समय ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस मुझे करने का मौका मिला। और 11 साल, 10 साल तो ये सब चलता रहा। मैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में क्राइम ब्रांच में मैं रहा लगातार। और ये तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के केसेस हुए। और उसमें फिर, और 1991 में जब मैं सीबीआई पहुंचा, तो इत्तेफाक से, और बहुत ही दुखद बात है कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो उसमें मुझे डाल दिया गया। तो 11 साल की जो कहानी है इस किताब में, खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म में, ये एक ढंग का डॉक्यूमेंटेशन है। और लोगों का ये कहना है, जो समझदार किस्म के लोग हैं, जो समझते हैं सारी बात को, कि एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। मतलब एक आंखों देखी ऑथेंटिक अकाउंट है उस पीरियड का। क्योंकि मैं लगातार था उनके बीच में। शायद इस ढंग के अकाउंट और कोई नहीं होगी इस पीरियड की, ये उस पीरियड का था।
हम्म। और उसके बाद के पीरियड जो मैंने लिखा है, ये खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, जो मेरी दूसरी किताब है। ब्रोकन विंग्स का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारतवर्ष का है, यानी जुडिशरी है या लॉयर्स हैं या प्रोसिक्यूशन है या जेल सिस्टम है, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारतवर्ष का है, ये हर वक्त टूटता नजर आता है। हम्म। आज भी 5 करोड़ केसेस हैं और लोगों का विश्वास नहीं है भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। और इस अविश्वास के बहुत सारे कारण हैं। आम आदमी अविश्वास किसी और वजह से करता है, लेकिन जो कुछ बड़े बड़े केसेस हुए उसके अंदर जो तमाम बातें हुई, यानी ये केस जो मैंने डील किया है, जिसका लाल केस, जी। बीएमडब्ल्यू केस, बैकग्राउंड जी। चार्ल्स सोबराज जिसने एकदम फाख्ता बना दिया तिहाड़ जेल का, उसको कंट्रोल कर लिया। या एक उसमें रमेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि मतलब आप समझिए कि एक माफिया लॉर्ड था और साथ में पॉलिटिशियन था। तो ये 4 लोगों की कहानी, ये 4 अलग अलग केसेस, इनकी कहानियां जो हैं मेरी दूसरी किताब में है, खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स। तो ये जो विंग्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ये टूटे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। उसकी कहानी लिखी है मैंने। तो ये मौका मिला, इत्तेफाक से ये सारी बात मैं पहले लिख चुका था, बाद में किताब पब्लिश हुई। ब्लूम्सबरी बहुत ही रेस्पेक्टेबल पब्लिशिंग हाउस है, आपको मालूम है, हैरी पॉटर वगैरह ब्लूम्सबरी का ही पब्लिकेशन है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये तमाम चीज़ें आई। जी सर, आपके तो केसेस ही ऐसे हैं कि आपको तो बेस्ट पब्लिकेशन मिलना चाहिए आपकी बुक्स के लिए, क्योंकि एटीज जैसा आपने कहा वो टाइम ऐसा था कि हर नई तरह के केसेस उस समय देखने को मिल रहे थे, चाहे वो टेररिस्ट अटैक्स हो या राइट्स हो, असैसिनेशन हो, या एक आई थिंक पहला बॉम्ब ब्लास्ट केस भी हुआ था, कोई ट्रांजिस्टर ब्लास्ट केस, आई थिंक वो भी 1980 केस मेरा ही था जी, उस समय मेरा ही केस था, ट्रांजिट आपने बॉम्ब हैंडल ब्लास्ट। किया था जी। तो मेरा सवाल ये था कि आई नो पुलिस ऑफिसर्स तो बहुत ब्रेव होते हैं, खासकर आप जैसे लोग, पर कभी आपकी फैमिली को या आपको अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न नहीं हुआ इन केसेस को हैंडल करते वक्त? ये ऐसा है कि मेरा लोगों के साथ हर वक्त बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, हम्म। आम लोगों के साथ। और शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी संस्था प्रयास आज हैं, जिसमें हर रोज कोई कम से कम 45-50 हजार लोग आते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमारे 700-800 लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी संस्था है, 13 प्रदेशों में काम करती है। लेकिन ये शुरू से मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग जो एक चीज होती है, जिसमें लोगों से ताल्लुक, लोगों से राफ्ता, ये मेरी आदत रही और मुझे अच्छा लगता रहा। लेकिन इसके बावजूद जो ये टेररिस्ट क्राइम्स हैं, इसको अगर आप करते हैं तो आपको टारगेट बनना ही बनना है। तो एक बहुत जमाने पहले, जिस समय की गोल्डन टेम्पल एक गढ़ बन गया और मैं दिल्ली के ऑपरेशंस को लीड कर रहा था, उस समय इस ढंग की बात हुई कि भाई ये आदमी है, हमको टारगेट किया गया कि यही दिल्ली में इन्वेस्टिगेट करने के टीम का ये अगुआ है, और जो केसेस हो रहे हैं उसमें हम लोग कुछ लोग शामिल थे। मतलब आप ये समझें कि अलग अलग किस्म के लोग थे, बल्कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल हैं, वो भी हम लोग के साथ ही काम करते थे उस जमाने में। और बहुत सारे लोग थे, सीबीआई के लोग थे, आईबी के लोग थे, रॉ के लोग थे, अलग स्टेट्स के, तो मैं भी उनमें शामिल था। तो टारगेट बनने की वजह से फिर अचानक थ्रेट्स आए, आना ही था। वो थ्रेट्स आए तो फिर तहलका मचा घर में, परिवार में, जैसा होता है। फिर सिक्योरिटी भी हुई, लेकिन मैं सिक्योरिटी कभी नहीं चाहता था। मुझे पसंद नहीं था कि पुलिस वाले मेरे आसपास घूमते रहे। मैं सोशल वर्कर रहा शुरू से, तो ये भी एक चैलेंज था अपने आप में। लेकिन कुछ साल तक चला वो, और 1996 के आसपास मैं समझता हूँ कि मैं सीबीआई में रहा, कोई 1991 से 95 तक। फिर मुझे ट्रांसफर किसी वजह से मिजोरम कर दिया गया। मिजोरम भी इंसर्जेंसी से निकला था, आपको पता है कि उसके पहले मिजोरम में भी काफी कुछ हो चुका था। लेकिन मैं वहां पहुंच करके मैंने पहले दिन से ही सिक्योरिटी को किनारे कर दिया और मैं सड़क पे घूमता रहा सुबह शाम, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन एक एक समय था, एक समय रहा कुछ साल का, जिसमें कि काफी थ्रेट्स हुए, और उसकी वजह से सिक्योरिटी हमको झेलना पड़ा, जो मैं कभी नहीं चाहता था। उसकी आवश्यकता मुझे कभी नहीं पड़ी। आप लोगों के बीच रहना पसंद करते थे और काफी निडर थे। तो सर अब 90s पे चलती हूँ, और वन ऑफ द हाई प्रोफाइल केसेस जिसको हमने ज़्यादा तो अब मूवीज़ के थ्रू लोग जान रहे होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर सबके कवर फोटो पे जेसिका लाल की फोटो होती थी उस वक्त, और 99 में उनका मर्डर केस, इन फेमस केस जो काफ़ी फेमस हुआ था।
तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? इतने लोगों के बीच किसी का मर्डर होता है एक हाई प्रोफाइल क्लब में, पर किसी ने नहीं देखा था कि क्या हुआ। तो कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया उसका? ये भी मतलब ये पता नहीं इस ढंग की बात मेरे साथ क्यों होती है, क्यों होती रही। लेकिन शायद मैं लकी हूँ या अनलकी हूँ, पता नहीं कि इस ढंग की बातें होती हैं। इंटेलिजेंट थे अ, सर, तो लोगों को पता था कि ऐसे केसेस आपको ही देने चाहिए क्योंकि आप सब नहीं, मिल मैनेज। जाती है, मतलब सच पूछे तो ये केसेस कहीं से हमने लिया नहीं। हम्म। ये जरूर हुआ कि जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम था दिल्ली का, तो सारे बड़े केसेस मेरे पास थे। और 90s में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उस समय यानी 98 के बाद, 98 से लेकर के 4-5 साल, मैं 4 साल में जॉइंट पुलिस कमिश्नर था सदर्न रेंज का। यानी दिल्ली को अगर आप दो हिस्सों में बांट दें तो साउथ का एरिया जो था, जिसके कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, वो आधा दिल्ली था। और दिल्ली का ज़्यादा सेंसिटिव एरिया यही है जहाँ बड़े लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, सोशलिट्स रहते हैं, बड़े बिजनेस वाले रहते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। वो सारी चीज़ का ये एरिया था। और मैं जॉइंट पुलिस कमिश्नर था। और आम तौर पे बड़े केसेस जो होते हैं वो क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। तो जब मैं डीसीपी क्राइम था 5 साल, हमसे अधिक लंबे कोई नहीं रहा डीसीपी क्राइम के तौर पे। और मैं सीधे रिपोर्ट करता था पुलिस कमिश्नर वेद मारवा, पुलिस कमिश्नर थे, बड़े पावरफुल पुलिस कमिश्नर थे। सारे केस मैंने उस समय किए। और जब मैं जॉइंट पुलिस कमिश्नर था तो बड़े केस जो मेरे एरिया में हुए, उसको भी ट्रांसफर किसी ने नहीं किया। वो केसेस मेरे पास ही रहे। मैंने इन्वेस्टिगेट किया केसेस को, यानी मेरे सुपरविजन, इन्वेस्टिगेट तो मेरे ऑफिसर्स करते हैं। तो ये जो केस था, जो जस्का लाल केस था, इसकी भी कहानी विचित्र है। मतलब 99 की बात है, 1999, और मैं जॉइंट पुलिस कमिश्नर रह चुका था 1 साल 1.5 साल। तो उस समय मतलब मैं सुबह की बात, मैंने इसकी चर्चा की, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। कि सुबह सुबह मेरे पास फोन आते हैं। एक सिस्टम होता है पुलिस में कि जो कल की पूरी घटनाओं की चर्चा, जो इलाके का एसएचओ होता है, वो डीएसपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस दिल्ली में कहते हैं, या जहाँ कमिश्नरेट होते हैं, उसको रिपोर्ट करता है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस डिप्टी कमिश्नर पुलिस को रिपोर्ट करता है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो सारी घटनाओं का एक लबो लुबाब, एक सारा जिस्ट आपको मिल जाता है। तो सुबह सुबह जो फोन आया मेरे पास साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर पुलिस का, ऑफिशिएटिंग डीसीपी था, रेगुलर डीसीपी नहीं था वहां पे। तो उसने मुझे बताया कि भाई इस ढंग की घटना हुई है। कल रात घटना हो गई काफी देर तक, और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये कोई इलीगल किस्म का एक की जगह थी। और बड़ी मशहूर दिल्ली की एक सोशलीट है बीना रमानी, और उनकी बेटी मालिनी रमानी, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था इस पार्टी को। और उस पार्टी में जो है एक एक बारटेंडर, लड़की बारटेंडर, यानी एक लड़की जो बारटेंडर का काम कर रही थी, जो खुद भी एक मॉडल थी, तो उसकी हत्या हो गई। इसको लेकर के बड़ा खलबली। ये सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह। और उसके बाद दो और टेलीफोन आए मेरे पास। और उसमें एक मेरा बैचमेट था, वाईएस डडवाल, जो उस समय ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस मेरे साथ था। और बड़ा वो भी हाई फ्लाइंग आदमी था। और एक ढंग से उसकी थोड़ा बहुत दोस्ती बहुत होती थी उसकी हाई सोसाइटीज वगैरह में। वो भी इत्तेफाक से वहाँ था। वो गया था उस जगह पे। और उसका ये कहना था कि वो निकल गया था पहले, हत्या के पहले निकल गया था, जो शायद सही भी था। और तीसरी जो बड़ी अजीब सी आवाज जो सुनने का मौका मिला, वो एक हॉलीवुड का बड़ा मशहूर एक स्टार, आपके अमेरिका का, अमेरिका का बहुत मशहूर स्टीवन सीगल। हम्म। स्टीवन सीगल उस जमाने में एक बहुत ही पावरफुल एक एक्शन हीरो था। और वो करीब करीब मैं समझता हूँ उसकी उसकी हाइट रही होगी 6 फुट 7-8 इंच के आसपास। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एंड वेरी टॉल, स्टीवन सीगल। तो स्टीवन सीगल जो है वो दिल्ली आया हुआ था। और किसी की वजह से कुछ लोग जो उसको लाने वाले थे, चूंकि प्रयास की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी, और प्रयास बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन था। तो प्रयास के एक होम में, एक हमारा होम जो है साउथ दिल्ली में, वहां पे स्टीवन सीगल आ गया। माने इस घटना के ठीक 2 दिन पहले। हम्म। और स्टीवन सीगल वहां आए तो बहुत सारे बच्चे उस होम में थे, जो सड़क के बच्चे होते नहीं है, उस सड़क के बच्चे, कामकाजी बच्चे। उनको मैं होम में, हमारे होम में रहते हैं बच्चे, अभी भी हैं बहुत सारे होम से प्रयास की। तो वो बच्चे जो हैं वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए स्टीवन सीगल से। और सीगल भी ही मैन, वो भी बैठा हुआ है। और बच्चे उसके कंधे पे बैठ गए, उसके गोद में बैठ गए। उसने बड़े प्रेम से लोगों को रखा उखा। तो एक बड़ा जोरदार उसकी पब्लिसिटी भी हुई। और प्रयास
कि बच्चों का आनंद भी आया, कितना बड़ा हॉलीवुड स्टार आया और ये सारी चीज। तो वो जान गया हमको, सिगल। और वो उस रात पे वहीं था, ओह। जिस रात में घटना हुई वो वहीं था, यानी कुतुब कॉलोनेट जहां पे ये मर्डर हुआ, वहां स्टीवन सिगल भी था। लेकिन उसका भी कहना है कि घटना के पहले वो जा चुका था, निकल गया था, कुछ समय के लिए गया था, अपनी टीम के साथ गया होगा। उसकी भी बड़ी एक हस्की सेक्सी वॉइस में वो बात कर रहा था, और उसकी आवाज कुछ वैसी ही थी जैसे हमारे दो डडवाल की आवाज थी। बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं ये। इन दोनों की आवाज, और दोनों से पता लगा कि दोनों वहां पे थे। तो सुबह सुबह ये मुझे अंदाज मिल गया कि ये कोई बड़ी स्पेशल चीज थी। और चूंकि मेरा ऐसे हाई ऐसी जगहों से वास्ता कभी नहीं रहा, मैं कोई इस ढंग की पार्टी वार्टी में जाने का शौकीन नहीं रहा कभी भी, मेरी दुनिया थोड़ी अलग रही है। तो मैं नहीं जानता था कि ये जगह है। पुलिस ऑफिसर की हैसियत से शायद जानना भी चाहिए था, मैं नहीं जानता था कि ये जगह क्या है। तो उसके बाद फिर मैं वहां पे गया। जब ये घटना मैंने सुनी सारी चीज, तो मैं पहुंचा वहां पे, उस जगह पे। और वो कुतुब कॉलोनेट इसका नाम था, समझ रहे हैं, बड़ा नाम भी। और ये कुतुब मीनार के ठीक सामने, यानी वो बहुत ही एक प्रोटेक्टेड जगह है, बहुत खास जगह है। और वहां पे ऐसे जगह का होना ही अपने आप में एक आश्चर्य सी बात थी। और उसमें एक और नाम था, टैमरिंड कोर्ट, यानी टैमरिंड होता नहीं ये, तो उसमें कुछ पेड़ थे, वहां पे टैमरिंड के पेड़ थे, उसका एक कोर्ट था। तो ये पूरी बड़ी कोई बड़ी एक स्पाइसी किस्म की जगह थी, और आप ये कहें कि बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी जहां मैं गया। और फिर आगे कहानी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही होगी सर। हमने तो मूवी में भी इतना दिखाया है, मूवी का नाम ही था नो वन किल्ड जेसिका। मतलब किसी ने किया ही नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कोई गवाह बनने को तैयार ही नहीं। पर मीडिया ने उस टाइम केस को बहुत हाईलाइट किया था। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मीडिया ने इतनी ज्यादा स्क्रूटनी की थी कि जिसकी वजह से ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो आपको क्या लगता है उस वक्त मीडिया ने बहुत एक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले किया था इस केस के वक्त? देखिए, मीडिया का ही रोल सिर्फ नहीं है। देखिए, आपने पहली बात कही कि हाई प्रोफाइल केस था, जी। मतलब ये अजीब केस था। हम्म। इसकी चर्चा तो खैर बहुत हुई है, लेकिन मैं भी कर दूं क्योंकि आप इसकी बात कर रही हैं। ऐसा है कि ये जो जगह था कुतुब कॉलोनेट, बीना रमानी, मालनी रमानी, ये लोग जो काफी वेल नोन सोशलिट्स थे दिल्ली के। दिल्ली हाट, यहाँ पे एक दिल्ली हाट नहीं, एक जगह है यहाँ पे। दिल्ली में दो तीन ऐसी जगह हैं जहाँ की इस ढंग के फैशनेबल प्लेसेस हैं, और उसको डेवलप करने में भी इनका हाथ था। तो ये लोग बिजनेस भी करते थे, और फिर जितने भी आपके ड्रेस डिजाइनर्स हैं या इस टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। हम्म। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो फैशन से रिलेटेड लोग हैं, उन तमाम लोगों से इनका बहुत गहरा ताल्लुक था। तो ये बिजनेस को चल नहीं रहा था। इन्होंने जगह तो ले ली कुतुब कॉलोनेट, बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह थी, लेकिन चल नहीं रहा था। इनके दिमाग में एक बात आई, ये मानली के दिमाग बात आई, जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि थर्सडे पार्टीज हम करें। यानी थर्सडे, आप समझ रहे हो ना, थर्सडे एक दिन होता है जहाँ की मतलब हफ्ते का आधा गुजर चुका होता है, और इस ढंग के जो एक्साइटेड किस्म के लोग हैं उनके लिए डल हो जाता है थोड़ा। तो उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट लाने के लिए थर्सडे की शाम को कुछ रंगीन बनाई जाए, थर्सडे की शाम को कुछ खास चीज किया जाए, ऐसा फैसला किया इन लोगों ने। और ये थर्सडे पार्टी के लिए जो जगह चुना, वहां पे इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। बार का लाइसेंस नहीं था, रेस्टोरेंट का लाइसेंस कुछ था शायद इनके पास, लेकिन बार का लाइसेंस नहीं था। और परिवार या नोन पर्सन्स, ठीक है ना, उनको इसे बुलाया गया वहां पे पहले। और करीब 10-15 लोग आए, लेकिन इतनी तेजी से आग के समान थर्सडे पार्टी की कहानियां फैली दिल्ली और दिल्ली के आसपास, के लोग बॉम्बे से यहाँ वहां से आने लगे। स्टीवन सिगल आ रहा है, सीनियर पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, मनु शर्मा, जिसका फादर विनोद शर्मा जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, इतना बिजनेसमैन था, वो आ गया, उसने जस्का लाल को मार दिया पहुंच करके। और तमाम बातें, दिल्ली के बड़े टॉप डॉक्टर्स, दिल्ली के बड़े टॉप बिजनेसमैन, और फैशन वर्ल्ड के तो करीब करीब सारे लोग वहां आ गए। यानी आप ये समझें कि ये 9th थर्सडे था, नवा थर्सडे था, और 9th थर्सडे को वहां 300-400 लोग थे। और वो हु इज हु था, दिल्ली शहर का हु इज हु था। यानी जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे वो सारे वहां पे पहुंच गए। और पहुंच करके, और तब ये रात में ये मर्डर हो जाता है किसी बारटेंडर का। अब आप सोचिए कि इसकी कहानी कैसी थी, क्या थी।
तो ये एक अजीब सी कहानी थी। और फिर आपने जो बात कही कि नो वन किल्ड जेसिका, इनका क्या रहा? सवाल ये है कि एक जो कितने खोखले होते हैं लोग, मतलब हाई सोसाइटी के लोग कितने खोखले होते हैं, वो कितने कमजोर होते हैं, या कितनी कितने भयाक्रांत होते हैं एक सिचुएशन में। ये इसका एक नमूना पेश किया सबों ने। क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने मनु शर्मा को वहां देखा। मनु शर्मा वॉज ए नोन पर्सन। मनु शर्मा एक बहुत बड़े फैमिली का आदमी था, पॉलिटिकल फैमिली का। बहुत पैसा इनके पास है। सुन के आपको ताज्जुब होगा कि उसको लाइफ सेंटेंस फाइनली मिला, और निकलने के बाद अभी शायद कंट्री का जो लोकल ड्रिंक में सबसे पॉपुलर ड्रिंक इन लोगों का ही है आज भी। तो ये उनका परिवार था, शुगर फैक्ट्रीज, ये वो सारी चीज इनके पास थी। हम्म। तो ये जो सिचुएशन था, ये तमाम लोग वहां पे थे। लेकिन इनमें अधिकतर लोगों ने ये मानने से इनकार किया कि इनकी मुलाकात मनु शर्मा से हुई। और जिन लोगों ने मान भी लिया, वैसे सारे के सारे लोग जब ये ट्रायल हुआ तो ट्रायल में हॉस्टाइल हो गए, यानी इन्होंने मना कर दिया हम्म। आइडेंटिफाई करने से, मानने से। झूठ कहा, गलत कहा अधिकतर लोगों ने। और ये समझिए कि वो बेचारी जो मर गई, उसका मतलब उसके दोस्त थे, जो उसके करीब के जिसका के जो दोस्त थे, उन लोगों ने भी मतलब उसको उसका साथ नहीं दिया मरने के बाद एक ढंग से। और जो आप नो वन किल जिसका की कहानी जो है, वो कुछ सही कहानी नहीं। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, एक तो हम लोगों से किसी ने कंसल्ट नहीं किया, पूछने वाली थी इसलिए आप। इसकी कहानी भी गलत थी। ओ। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि आपसे कंसल्ट किया था क्या मूवी बनाने से पहले? एकदम नहीं किया था। मुझसे नहीं किया, किसी से नहीं किया, जितने हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी से नहीं किया कंसल्ट किसी ने। और कहानी बहुत ही गलत थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ठीक है, उसमें इन लोगों ने बहुत ही बड़ा हीरो बना दिया एक परिवार की एक लड़की को। आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और फिर एक जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट तो मान लीजिए कि बरखा के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, बरखा बरखा दत्त। और मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं जब अरुणाचल प्रदेश में था, उस समय डीजी पुलिस था। तो अरुणाचल में बरखा ने ही हमसे बात की पहले, हम्म। और सारी बातें हुई। और फिर उसने एक कैंडल मार्च, ये वो बहुत सारी चीज शुरू हुई इस केस के अंदर। लेकिन ये जो कहानी थी कि मनु शर्मा के परिवार के साथ एक ढंग से मिली भगत हो गई। और आप ये समझें कि विनोद शर्मा मनु शर्मा के फादर हैं, वो इनके घर पे भी गए थे, और उसके बहुत सारी बातें हुई थी। तो जो पूरी की पूरी कहानी है नो वन किल्ड जिसका, कि वो कहानी को सही नहीं है। सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो सर, उस समय मीडिया तो बहुत डिफरेंट टाइप का होता था। और आजकल तो एक न्यू मीडिया आ गया है जिसमें कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, सब तरह से लोगों को अवेयरनेस और सच्चाई का पता चलता है। तो आपका क्या टेक है इस न्यू मीडिया के बारे में? मैं समझता हूँ कि आज शायद उस समय से आसान है। हम्म। उस समय से आज जो मीडिया का रोल जो भी हो, मतलब हर चीज को प्ले अप किया जा रहा है। हर छोटी घटना कहीं ना कहीं लोगों के नोटिस में आ रही है। केसेस को वर्कआउट करना आसान है। उस समय इस केस का मैं आपको और चर्चा करके बता दूं कि मीडिया में जो कुछ होता रहा, जो सोशलिट्स थे या जो पूरे के पूरे फैशन वर्ल्ड के लोग थे, उनकी कहानी अलग है। लेकिन इस केस में ये हुआ था कि आपको जैसा मालूम होगा कि बाद में मनु शर्मा अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया। वो पैदल निकला और उसने अपने वेपन को नजदीक पे कहीं छुपा दिया। और बाद में जाके अपने दोस्तों को भेजा, जिनमें विकास यादव एक था। ये आकर के उसकी गाड़ी को लेके जा रहे थे। जब गाड़ी लेके वो निकल रहे थे, तो एक हमारा होमगार्ड था दिल्ली पुलिस का, हम्म। जो कि वहां पे ड्यूटी पे था। उसने डंडे से उसके स्क्रीन को रोकने की कोशिश की। जब नहीं रुका तो डंडे से स्क्रीन को तोड़ दिया उसने, और गाड़ी का नंबर नोट कर लिया उसने। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, यानी मैं तो पहुंच गया सीन ऑफ क्राइम पे, और वहां पे गाड़ी का नंबर हम लोगों को मिल चुका था, और वो गाड़ी कोई लेके भागा। इससे हम लोगों का काफी सस्पिशन था। और उस नंबर को हम लोगों ने चंडीगढ़ भेजा। इत्तेफाक से जो हमारे मित्र और सहकर्मी किरण बेदी उसमें आईजी थी चंडीगढ़ की, तो किरण को मैंने खबर किया, और उन लोगों ने पता किया और बताया कि ये गाड़ी इस फैमिली की गाड़ी है, और मनु शर्मा का एक ढंग से आइडेंटिटी आ गई सेम डे, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो वो तो एक अलग है, इस ढंग से इन्वेस्टिगेशन का रास्ता अलग से बढ़ा। लेकिन जहां तक ये तमाम बातें हैं, यानी मीडिया का जो रोल था,
मीडिया का रोल उस वक्त तो यही था कि अटैक करना है। अब सवाल ये है कि पुलिस पुलिस की ड्यूटी ये नहीं होती है कि वो कोर्ट में जाके किसी को खड़ा करके जबरदस्ती कहा है कि ये सच है। कोर्ट में आप खड़े होते हैं, अगर आप बिक गए, अगर आप डर गए और आप चैलेंज होकर के आप हॉस्टाइल हो गए कोर्ट के अंदर, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और यही हुआ इस केस में। 35 लोग, 35, और 35 लोग हॉस्टाइल हुए इस केस में। और इसमें बल्कि एक बहुत वेल नोन बैलिस्टिक एक्सपर्ट था जो सीबीआई के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब का था, उसके बारे में उसका जो स्टेटमेंट था और उसने जो फाइंडिंग दी वो भी सही नहीं था। उसकी बहुत चर्चा हुई आगे जाकर के। तो इस ढंग से लोग खरीदे गए। लोगों को खरीदने का काम ज्यादा हुआ, डरने का काम कम था, खरीदने का की बात ज्यादा थी इस केस में। तो वो सारी चीज हुई। तो वो सारी चीज में मीडिया का तो उस समय रोल वैसे ही था, लेकिन हाँ, जब इसमें जो जज साहब थे, एक मिस्टर भयाना थे जो बाद में हाई कोर्ट के जज हो गए, जब भयाना ने सबों को एक्विट कर दिया, उसी सबूत पे, उसी एविडेंस पे भयाना साहब ने सबों को छोड़ दिया, सारे लोगों को छोड़ दिया और उठ के चल दिए, और भयाना साहब बन गए हाईकोर्ट जज। कैसे बने, क्या बने, ये अपने आप में कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय जो मीडिया का एक बड़ा तूफान मचा कि भाई कैसे आपने छोड़ दिया, और वो ये सारी चीज जो है उस वक्त बहुत जोर पकड़ा, और बरखा दत्त और लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन लोगों ने एक पूरे देश में एक इस बात की चर्चा कराई कि ऐसे भी होता है, इस ढंग से भी केस में लोग टूटते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं। और ये नोवेल किल जिसका इस किस्म की कहानी वहानी उसमें बनी। सच पूछिए तो इन कहानियों से केस का ताल्लुक नहीं था। जब हाई कोर्ट में हम लोगों ने इस केस को प्रोड्यूस किया अपील के दौरान, तो उस समय अपील में वही एविडेंस था जो पहले हमने कलेक्ट किया था, नया एविडेंस नहीं था। इस केस को फिर से रीओपन नहीं किया गया, ये एकदम गलत बात है। केस रीओपन होता ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पुराना ही था, कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और नई इन्वेस्टिगेशन जो करने की कोशिश की गई वो गलत था। वो इसलिए किया गया कि उसमें वो हमारी टीम को ही मिलान करना चाह रहे थे लोग। वो एक लंबी कहानी है जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि उसी इन्वेस्टिगेशन, उसी एविडेंस के बेसिस पे सजा हुई मनु शर्मा को, और विकास यादव को सजा हुई, लाइफ सेंटेंस मिला मनु शर्मा को, और उसने लाइफ सेंटेंस पूरा पूरा झेला और बाद में निकल गया। सर, आपका एक और केस जिसके बारे में बात करना चाहूंगी बिफोर वी मूव टू प्रयास। सर, एक सेम ईयर 1999 में BMW हिट एंड रन केस भी हुआ था, जिस जो आपके हिसाब से ओपन एंड शट केस था, फिर भी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी टाइम लगा था, अगेन हाई प्रोफाइल केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कल्पित थे संजीव नंदा, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई और आई बिलीव 50 लाख का फाइन उनको देना पड़ा था। तो आपका क्या टेक है, क्या वो सज़ा अप्रोप्रिएट थी? ये उसे ये भी पूरी कहानी जो है, ये दोनों केस इत्तेफाक से साथ साथ चल रहे थे, हम्म। और मुझे इन दोनों केस को हैंडल करने का मौका मिला। और वही कहानी, सुबह वाली कहानी इसमें भी थी थोड़ी सी। और मैं चाणक्यपुरी में रहता था, सत्य मार्ग पे। और सुबह सुबह टेलीफोन, उस समय टेलीफोन ही होता था, मोबाइल तो था नहीं। और टेलीफोन पे आवाज आई कि भाई एक बहुत भयानक घटना हो गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने फोन किया, प्रदीप श्रीवास्तव, कि भाई इस ढंग की बात हुई है। और बहुत ही बुरा केस था जिसमें कि 6 लोग स्पॉट पे मर गए, बहुत लोगों के बदन हवा में उड़ गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। बहुत ही भयावह सीन है, लोधी रोड एकदम शहर के बीचों बीच है, वहां पे घटना हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने सुना। मैंने सुनने के बाद मैं सोचा कि भाई इतनी सुबह सुबह मैं अपने पुलिस कमिश्नर को खबर करूं या ना करूं। पुलिस कमिश्नर हमारे बीएन सिंह थे। मैंने कर दिया, कहा कि भाई चलो उनको बता देते हैं। और मैं रहता भी नज़दीक ही था, मैं पहुंच गया स्पॉट पे, फिर वहां पर पहुंचा। तो ये ओपन एंड शट केस के बारे में मेरी चर्चा बार बार होती है, क्योंकि शायद मैंने साफगोई की कि ये खुल के कहा कि भाई जो केस में हमको पता चल गया शुरू में ही, हाँ। तब तो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करने की बात अलग होती है, कोर्ट को पेश करने की बात अलग होती है। लेकिन केस की कहानी तो मालूम हो गई, हम्म। केस की सच्चाई तो आपने पता कर ली। इन्वेस्टिगेशन का वो एक जो हिस्सा होता है, वो सफलतापूर्वक आप एक अंजाम पे ला चुके। तो उसको मैं ओपन एंड शट कहा, ऐसे केस को जहां बहुत लंबी यात्रा नहीं अच्छा। हमको झेलनी पड़ी, बहुत तब जाके पता लगे कि हुआ क्या था। इस केस में ये हुआ कि हम लोग जब गए स्पॉट पे गए और लोधी कॉलोनी थाने में गए, तो गए तो उसके 1 घंटे के अंदर जो
ये लड़का था जिसने BMW गाड़ी चलाई थी और ये भयानक इसने अपराध किया था, वो पकड़ा गया और आ गया। मतलब आप ये समझें कि घटना तो खैर रात में 2-2:30 बजे के आसपास हुई थी, हम्म। 2 बजे के आसपास। हम लोग कोई 9-10 बजे के आसपास ये पकड़े गए और आ गए थाने में। तो ओपन एंड शट केस तो हो ही गया ना, अगर देखा जाए। तो इसकी कहानी ये है कि जबकि स्पॉट पे पूरा एकदम बदन के चिथड़े बने हुए हैं, बहुत बॉडी के पार्ट्स यहाँ वहाँ हैं, तो जाहिर था कि बहुत ही हाई स्पीड पे BMW का अपना स्ट्रेंथ है, और किसी ने बहुत तेजी से ला करके मारा। और मारा ही नहीं, बल्कि उसमें ये पता लगा कि गाड़ी आगे गई पीछे हुई, आगे गई पीछे हुई, और बॉडी उसके साथ लटकते भी गए, ऐसा हुआ। यानी बहुत गंदे ढंग से सारा काम हुआ। तो ये घटना थी। तो इस घटना के बारे में 2-3 बातें मैं बता दूं वैसे, कि उस ठीक इसके सामने में एक पेट्रोल पंप है। हम्म। तो उस पेट्रोल पंप का एक आदमी जो था, वो बैठा था ड्यूटी पे। वो आया, और आने के बाद फिर वापस चला गया, लेकिन पुलिस को खबर हो गई। हम्म। पुलिस कंट्रोल उनको खबर हो गई। और चूंकि ये पिकेट था जहां पे घटना हुई थी, ये पुलिस का पिकेट होता है रात में अपराधों को रोकने के लिए। इस पिकेट पे 3 पुलिस के लोग थे और 3 पब्लिक के लोग थे और एक और आदमी था। ठीक है। तो हुआ यह था कि 6 आदमी तो मर गए स्पॉट पे। अब ऑलमोस्ट सड़क के ठीक बगल में ये घटना हुई। अब पिकेट यानी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं 3 लोगों को। वो हम्म। 3 लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आगे जा करके। तो ये 6 लोग मारे गए, और एक आदमी जो बच गया, उसको पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी जो तुरंत आई, वो उठा करके ले गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो बहुत दूर नहीं है वहां से। तो बाद में जा करके मरते मरते ये आदमी बचा। और ये इत्तेफाक देखिए कि ये आदमी भी हॉस्टाइल हो गया, इसको ब्राइब कर दिया गया। ये आदमी जो मर चुका था, जिसके 6 लोग साथ मर गए, परिवार के बड़े दोस्त मर गए, वो भी अंत में जाके बिक गया। लोग कितने बिकाऊ होते हैं, आप इससे अंदाज कीजिए। और इस आदमी ने अंत में जाके कह दिया कि ये तो ट्रक था, BMW कार थी ही नहीं। जिसने कहा, ऐसा और भी लोगों ने कहा। एनीवे, इसमें जो केस कैसे वर्कआउट हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब यहाँ पे स्पॉट पे ये BMW का धक्का लगा और पीछे हुई, तो उसका जो नंबर प्लेट का एक टुकड़ा गिर गया टूट करके। और चूंकि बहुत ज्यादा नीचे से डैमेज हो गया, नीचे भी कुछ चोट लगी थी, तो उसका जो ऑयल लीकेज हो गया, तेल उसका निकल गया। और उसका एक ट्रेल बना उस तेल का, जो ऑयल निकली वहां पे, मोबिल ऑयल या कुछ भी ऑयल होगी। और जो पुलिस के लोग थे, एक पुलिस कंट्रोल रूम का इंस्पेक्टर था, एक लोकल एक सब इंस्पेक्टर, नया लड़का था, अभी इन्वेस्टिगेशन सीख ही रहा था। इन लोगों ने उस ट्रेल को देखा, वो जो ऑयल का ट्रेल था उसको देखा। और वो सड़क को ऐसे क्रॉस करते हुए, वहाँ गोल्फ ड्रिंक रोड है वहां पे नजदीक में, उस पे गया। और वहां जाकर के एक घर तक ट्रेल पहुंच गया, बहुत दूर नहीं था वहां से। जब पुलिस वाले लोग वहां पहुंचे उस मकान में और झांक के देखा, तो अंदर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी की सफाई हो रही थी, और वो गाड़ी BMW थी। आप समझ रहे हैं, ये बड़ा चांस था। एक तो वो बड़े ही इंटेलिजेंट अलर्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, जिन लोगों ने ट्रेल को देखा, वहां तक पहुंचे और गाड़ी देख ली। और तब जाकर के वहां से पूछा गया, तो पता लगा कि हाँ, उस रात में वो लोग लड़के आए थे, 3 लड़के थे। और उनमें से उसको लेकर के वो चले गए। और उसमें एक लड़का जो था, जो गाड़ी चला रहा था, वो जो एडमिरल नंदा का ग्रैंड सन संजीव नंदा था, अच्छे परिवार के। ये मैं कहूंगा कि एडमिरल नंदा ने बहुत ही ढंग से पेश आया है। वो उन्होंने इस लड़के को एकदम पेश कर दिया, अपने ग्रैंड सन को, जो अमेरिका में पढ़ता था, अमेरिका से आया था। और ये गाड़ी भी उसकी गाड़ी नहीं थी, उसके बहन के पास ये गाड़ी थी। क्योंकि एडमिरल नंदा का जो बेटा था सुरेश नंदा, वो बहुत ही वेल नोन आर्म्स डीलर था। बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा मकान था, उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी के पास ये BMW था, जो उसने अपने भाई को दिया था। और भाई उस रात में लेके किसी पार्टी में गया था, शराब पी उन लोगों ने, और तेजी से गाड़ी चला रहा था रात में, लेट नाइट पार्टी के बाद, और ये धक्का लगा और ये दुर्घटना हुई अपने आप में। तो ये तो एक ढंग से केस वर्कआउट हुआ, हम्म। है ना। ये तो कहानी हो गई। जो कहानी बढ़ी उसके बाद, वर्षों तक जो कहानी चली, वो चर्चा का विषय बनी, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। जी। बता दूं उसके बारे में? जी। आप कुछ पूछना चाहते हो तो? जी, आप बता दीजिए। आपको जो कहानी हम लोगों को नहीं पता है, आप बता सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने तो इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं,
कि कितने के बारे में तो शायद हम अभी बात करने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी आपका क्या टेक है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के जो फैसले होते हैं उस पर? आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ ऐसा है जो बदलना चाहिए, या कुछ ऐसे सजेशंस जो आपको लगता है कि बदलाव लाना चाहिए सिस्टम में? नहीं, ये जो तुम्हारा ये सवाल इन दोनों केस के संदर्भ में, या जो दूसरे हमारे दो और केस हैं जिनकी चर्चा मैंने अपनी किताब में खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स में कहा है, ये केस बीएमडब्ल्यू केस, हम्म। ये घटना जो होती है, मैं थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि इसमें जैसा आपने पूछा कि 2 साल की सजा हुई और 50 लाख का फाइन हुआ। देखिए, किसी भी आदमी की मौत होती है, और अगर वो अननेचुरल डेथ है और उसमें अपराध अगर हुआ है, तो 3 किस्म के अपराध हो सकते हैं। एक अपराध हो सकता है मर्डर। हम्म। मर्डर में इंटेंशन भी होता है, मोटिव भी होता है और एक्ट भी होता है। ठीक है, मर्डर। दूसरा होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। होमिसाइड है लेकिन मर्डर नहीं है। मर्डर इसलिए नहीं है कि इरादा ये नहीं था कि मार दिया जाए, हम्म। नॉलेज था कि आदमी मर सकता है लेकिन इरादा नहीं था, मोटिव भी नहीं था। ठीक है, दूसरा। तीसरा है कि ये किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, नेग्लिजेंस था कि डेथ हो गया किसी का, आप गाड़ी चला रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, किसी की मौत हो जाती है आपके काम से, तो आप नेग्लिजेंट हैं, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया इसलिए मौत हो गई। ठीक है। 302, 304 और इसके अलावा 304A, ये आईपीसी के सेक्शन थे, अब बदल गए हैं क्योंकि अब नया कानून भारतवर्ष में आ गया है। तो ये जो इसमें इस केस में, अगर अगर ये नेग्लिजेंट वाली बात होती है तो शायद सजा 2 ही साल की होगी। लेकिन अगर ये, इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि अगर वो चाहते तो इन लोगों को एक धक्के के बाद बचा सकते थे। अगर गाड़ी को आगे पीछे नहीं किया होता, गाड़ी लेके भागे नहीं होते, तो मौत इतने लोगों की नहीं होती। हम्म। तो एक ढंग से इन्होंने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो कम से कम किया ही था, अगर मर्डर नहीं था तो। आप समझ रहे हैं इस बात को। और लेट मी इन्फॉर्म यू कि बाद में जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, जो नया कानून बना है, हम्म। उसमें थोड़ा ये परिवर्तन लाया गया है इन केसेस की वजह से। ये अच्छा। जो केस है, बीएमडब्ल्यू केस है, सलमान खान जो फिल्म एक्टर बॉम्बे का है, उसका भी केस कुछ इसी किस्म का था। कुछ 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे देश में, जिसमें कि इस ढंग के एक्सीडेंट, जिसमें कि लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, हम्म। इसमें हुई। तो 2 साल की जो सजा है, इसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर के और हाईएस्ट कोर्ट तक ऊपर नीचे चलता रहा। और जैसा आपको पता है कि 2 साल की सजा हुई, शायद 2 साल एडुकेट नहीं था, क्योंकि ये नेग्लिजेंस सिर्फ नहीं था, ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं था, इसमें बहुत बदमाशी हुई इस केस के अंदर में, जिसकी वजह से कितने मौत हुए। उसके बाद लोग भागने की कोशिश किए, बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीज, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस केस में जो कहानी है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इसमें एक व्यक्ति था कुलकर्णी। कुलकर्णी ने अपने आप को इस केस में डाल दिया। वो एक चीट है और ये गायब है, भागा हुआ है बहुत दिन से। कुलकर्णी ने क्या किया, अचानक उसके दिमाग में बात आई कि अच्छा मौका, मैं घुस जाऊं, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं है इस केस के अंदर में। तो उसने कहा कि मैं तो वहीं खड़ा था, मैं आया था बॉम्बे से, कहीं से आया था और मैं तो वहीं जा रहा था, तो घटना हुई, मैं बहुत घबरा गया और मैं निजामुद्दीन स्टेशन पे गया और वहां पे मैं सोचा कि मैं क्या करूं। मैं रिपोर्ट नहीं कर सका, मैं निकल गया दिल्ली से, अब मैं वापस आया हूं और मैंने इस घटना को देखी, मैं तो आई विटनेस हूं। हम्म। और इस आदमी ने, जो वकील थे, दोनों पार्टी के वकील, यानी प्रोसिक्यूशन के वकील, हमारे वकील और डिफेंस के वकील, सबों से इसने दोस्ती कर ली, सबों के खूब पैसे खाए, सबों को चक्कर में डाला। और एनडीटीवी की एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी इस आदमी को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के, जो बड़ा हिस्टोरिक केस हो गया एनडीटीवी का। उसमें भी इसने लोगों को खूब उल्लू बनाया, सबों को। और एक चीट है ये लड़का, अभी भी गायब है, उसकी तलाश हो रही है, इसका केस चल रहा है, मुझे शायद अपियर होना पड़े वहां पे उस कोर्ट में। तो ये इस बात को लेके जो एनडीटीवी की कहानी हुई या कुलकर्णी की कहानी हुई, दो दिल्ली के बड़े सीनियर वकील, नेशनल लेवल के लॉयर्स थे, उनकी जिंदगी खराब हो गई इस केस के चक्कर में, और इतने लोगों का नाम आया, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक बहुत गहरे चलता रहा और बहुत सारे लीगल इश्यूज इस केस में सामने आए।
जिसकी वजह से कि BMW केस एक बड़ा एक महत्वपूर्ण केस बन गया। Thank you for watching our channel. If you are enjoying the show, don't forget to like and subscribe. Your support keeps the good vibes going. थैंक यू आमोद जी, आप इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी आई ओपनर है आपके साथ बात करना, बहुत सारी नई जानकारियां मिल रही हैं। पर अब आपके केसेस से आगे बढ़कर मैं प्रयास के बारे में पूछना चाहूँगी। 1988 में आपने प्रयास की शुरुआत की थी और उस वक्त आप पुलिस करियर में ही थे, काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। तो फिर अचानक प्रयास को स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया, उसकी क्या वजह थी? ऐसा है कि मैं तो इत्तेफाकों को जीवन की एक बहुत बड़ी एक कुंजी मानता हूँ, हम्म। कि इत्तेफाक होते हैं और इत्तेफाक से जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। तो 1988 में जिस समय की ये घटनाएं हो रही थी बहुत सारी, और मैं बहुत जोर शोर से इनके बीच में था, उस समय एक छोटी सी बात तंग करती थी। वो जी। बात थी कि बहुत सारे बच्चे, सड़क के बच्चे, कामकाजी बच्चे, या ऐसे बच्चे जो छोटे मोटे अपराध कर जाते हैं लेकिन उनको किसी जेल में या किसी जुवेनाइल होम में डालने की जरूरत नहीं है, हम्म। इनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। और जो उसमें कानून भी था वो उतना मतलब सशक्त नहीं था। बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट काफी परिवर्तन हुआ, मेरा भी उसमें काफी योगदान रहा, वो सारी चीज चलती रहे। हम्म। तो एक घटना हुई, जहांगीरपुरी एक एक इलाका है, एक दिल्ली का एक, अभी भी है, बहुत बड़ा एरिया है, 4-5 लाख वहाँ की आबादी है, स्लम एरिया है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है। वहाँ आग लग गई और करीब 1,000 मकान जल गए। ऐसे लोगों के मकान जो रैग पिकर्स नहीं होते हैं, सड़क से कूड़ा बीनते हैं, उस इलाके में रैग पिकर्स का बहुत बड़ा एक हुजूम था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था HL कपूर, एयर मार्शल HL कपूर। तो वो मुझे मानते थे, हमसे बात बात करते रहते थे, मैं फेवरेट था उनका एक ढंग से। तो उनका टेलीफोन आया कि भाई, यू हैव टू कम अलॉन्ग विथ मी, यू कम टू जहांगीरपुरी। तो हमने कहा क्या बात है सर? उसने कहा कि कपूर साहब ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, वहां आग लगी। तो हमने कहा सर, चीफ फायर ऑफिसर को लेके जाओ, आप मुझे लेके क्यों जा रहे हैं? नहीं, तुमको साथ लेके चलना है। मैं चला गया। तो अब इत्तेफाक ही देखी कि मैं चला गया। हम्म। मैं गया तो वहां इतने बच्चे सड़क पे आ गए थे और इतने सारे मकान जल गए थे, इतने गरीब लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई यहाँ पे कुछ करना चाहिए। कपूर साहब भी मेरी बात से काफी इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि आमोद को 2 कमरे वाला एक LIG क्वार्टर दे दो। तो छोटे छोटे 2-2 कमरे के क्वार्टर्स हमको 2-3 मिल गए। हम्म। मैंने प्रयास की शुरुआत की और वहां मैं जाने लगा हर शनिवार। मतलब ये इस घटना के 37 साल हो गए। मैं करीब करीब हर शनिवार को ये काम करता रहा वर्षों तक। और प्रयास बढ़ता रहा, अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ता रहा। हम्म। तो उस समय ये प्रयास किस तरह से शुरुआत थी, उसमें एक और बात हुई कि उसी समय एक जुवेनाइल एड सेंटर, यानी ऐसे बच्चों के लिए एक सेंटर खोला जाए जो कि छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं, और लेकिन उनका एक दूसरे ढंग से रिफॉर्मेटिव वे में उनको देखा जाए। या हम्म। सड़क के बच्चे हैं, कामकाजी बच्चे हैं, उनको एक नया रास्ता दिया जाए, एक नई जगह पर रखी जाए। ये तमाम बातें इकट्ठी हो गई 1988 में। फिर दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क मोड में हमने प्रयास की शुरुआत की। और आज 37 साल के बाद आप ये समझें कि करीब करीब हमारे 800 लोग काम करते हैं। अमेरिका में आपको मालूम है कि प्रयास का एक जी। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स ऑफ प्रयास के नाम से एक यूनिट खुला है, एक ब्रांच खुला है। और हमारी पूरी जोरदार टीम वहाँ पे है। वहाँ पे हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये एक नया चैप्टर है। लेकिन इसके अलावा कोई 320 सेंटर हमारे हाँ। 13 प्रदेशों में हैं। और बहुत सारे होम शेल्टर्स, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा प्रयास चल रहा है 37 साल में। और अच्छा लगता है, मैं इसका हिस्सा हूँ, रहा हूँ लगातार इतने साल से। बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है सर ये। और अगर कोई जुड़ना चाहे प्रयास से या कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कोई कैसे कर सकता है? ऐसा है कि प्रयास के एक तो हर जगह हमारे सेंटर्स हैं। हम्म। जैसे मैंने कहा, 320 सेंटर 13 प्रदेशों में, भारतवर्ष में। और वो तमाम सेंटर्स हमारे, ये तमाम कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए ही है जिनके जीवन में कोई परेशानी है, जिनमें कमियां हैं। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो बच्चे जिनको जीवन की आम जरूरतों की पूर्ति नहीं हो रही है उनके जीवन में, ऐसे युवा वर्ग के लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां, ऐसे तमाम लोग जिनको मदद चाहिए,
जो समाज के, इस भारतवर्ष जो इतनी बड़ी इकॉनमी हमारी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन फिर भी हमारे कोई 20% लोग ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा के आसपास हैं, जिनको इस ढंग की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम उनके लिए काम कर रहे हैं और अच्छे पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो वेबसाइट है प्रयास, www.prayaschildren.org, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अमेरिका के जो हमारे दोस्त हैं, उनको मैं खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स ऑफ प्रयास के माध्यम से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ प्रयास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो लोग हैं जिन लोगों ने फैसला किया कि वो प्रयास की भी मदद करें और भारतवर्ष में ऐसे लोगों की मदद करें जिनको वो वापस देना चाहते हैं, जो उनकी मातृभूमि है उसको वापस देना चाहते हैं। तो उनसे जुड़ें। आप जुड़ेंगे तो मदद कर सकते हैं। आप आर्थिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं, बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे सेंटर्स, हमारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जहां आप स्पॉन्सर करेंगे, हम रिकग्नाइज करेंगे कि आपने स्पॉन्सर किया। हम कोशिश करेंगे कि हम आप जो चाहते हैं उसको हम पूरा करें। और चूंकि प्रयास ये सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जो सिर्फ बातचीत करती है, किससे कहानियां लिखती है। हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो हम वहां तक आपको पहुंचा देंगे। एक माध्यम बनेंगे कि जिसके माध्यम से आप वहां तक पहुंच पाए जिनको आपकी जरूरत है, और जो आपको हृदय से एक पूर्ति का एहसास कराएगी। ये मैं कह सकता हूँ। आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे अच्छे इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहेंगे। और डेफिनेटली मुझे भी मौका मिला तो मैं भी जुड़ना चाहूँगी इससे सर। पर एक और क्वेश्चन है मेरा प्रयास से रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले। आपने चाइल्ड अब्यूज पर एक नेशनल स्टडी भी लीड की थी, तो उसके कुछ ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे लोगों को थोड़ा जानकारी मिले जो लोगों को पता नहीं होता कि बच्चे किन किन अब्यूज और प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक स्टडी था। अ, करीब 2005-07 के आसपास हम्म। यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी हुई जिसका नाम था ग्लोबल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसका जो भारतवर्ष का चैप्टर था, इंडियन चैप्टर था, वो चैप्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रयास को सौंपा। और इत्तेफाक से मैं उसमें डीजी पुलिस था अरुणाचल प्रदेश का, तो मैं इस टीम को लीड कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट था। हम्म। इसमें 18,000 रिस्पोंडेंट थे। बहुत बड़ा स्टडी था ये। और इसमें फिजिकल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइनेंशियल एब्यूज भी था इसके अंदर, नेग्लेक्ट और गर्ल चाइल्ड, इन तमाम अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने स्टडी किया। और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ये स्टडी थी ये। और इसका जो फाइंडिंग था बहुत डिवास्टेटिंग था। डिवास्टेटिंग मतलब कि बहुत सारे जो मिथ थे मेरे हिसाब से। ऐसा सोचना कि भाई भारतवर्ष में परिवार बहुत अच्छा हमारा होता है, भारतवर्ष में हम बच्चों को देखते हैं हम्म। और बच्चे जो हैं वो हमारी धरोहर हैं, ये तमाम बातों को नकार दिया हमारी फाइंडिंग्स ने। क्योंकि पता लगा कि करीब करीब 52% बच्चे ऐसे मिले, 52%, जिन उनमें लड़कियां लड़के बराबर थे, दोनों बराबर तौर पे सेक्सुअल एब्यूज के शिकार थे। इन लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में एक सेक्सुअल एब्यूज को एक्सपीरियंस किया। इन बच्चों ने, तमाम बच्चों ने। हम ऐसा नहीं जानते थे, हम ऐसा नहीं समझते थे। हम लोग को लगता था कि भारतवर्ष बहुत ही एक महफूज सोसाइटी है, यहाँ पे इस ढंग की चीज नहीं होती है। वो मिथ टूट गया। और इसके पीछे एक शब्द है कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। परिवार में, कम्युनिटी में लोग नहीं चाहते हैं कि अगर किसी लड़की ने, छोटे बच्चे ने कह दिया, किसी लड़की ने कह दिया कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे अंकल ने किया। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पाया गया, 75% केसेस में नोन पर्सन्स, जी। परिवार के लोग, परिवार से जुड़े हुए लोग। बल्कि बहुत सारे केसेस में हमारे पास हजारों हजार केस प्रयास के होंगे, पता नहीं कितने केस होंगे। कम से कम 10,000 केस प्रयास कर चुके होंगे ऐसे केसेस को। उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नोन पर्सन्स, परिवार के लोग, नेबरहुड के लोग, कम्युनिटी के लोग जो जानते हैं बच्चों को, उन्होंने उनके साथ गलत काम किया या करने की कोशिश की। तो ये जो चीज थी ये निकल के सामने आई। और इतना डिवास्टेटिंग स्टडी था, चूंकि गवर्नमेंट का स्टडी था, इसकी काफी चर्चा हुई। और जो पॉक्सो कानून बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये पॉक्सो कानून इसी स्टडी की वजह से हुआ।
ओह। और बाद में जाकर के निर्भया केस जो आप जानते हैं, जो गैंग रेप हुआ, निर्भया केस में भी जो महिलाओं का सेक्सुअल ऑफेंस, उसके बारे में जो चेंजेस हुए, वो वही चेंजेस हुए जो पॉक्सो से निकल के सामने आए थे। 2012 में पॉक्सो था, 2013 में निर्भया केस की वजह से चेंजेस हुए, लॉ में चेंजेस हुए। तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस स्टडी की वजह से। हम्म। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इसकी चर्चा की। जी सर, बहुत ही आई ओपनिंग है। आपके जो फाइंडिंग्स आपके स्टडी के बेसिस पे मिले, तो इसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, फैमिलीज को, सोसाइटी को, कि इन जनरल बच्चों के सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे बच्चे और सेफ फील करें? हम लोग ऐसा मानते हैं कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष की जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी ऐसी है जिसमें कि, जैसे मैंने कहा, बच्चे महफूज हैं। लेकिन जो आपके अमेरिका में होता है या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वहाँ के बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं। वो अलाउ नहीं करते हैं कि लोग उनको गलत ढंग से छुएं, गलत ढंग से गोद में उठा लें, गलत ढंग से उनके बॉडी को या उनके पर्सनैलिटी को कहीं टच करें या उसको वायलेट करें। उसकी जो एक गरिमा होती है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है, उसको वायलेट करें, वो परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस ढंग का वातावरण है, वो अलाउ नहीं करते हैं। हम्म। अब यहाँ भी, भारतवर्ष में भी ये बात की आवश्यकता है। जी। रॉन्ग टच, जी। गलत ढंग की बातचीत, गलत ढंग का व्यवहार, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, हम्म। अब हो रही है, होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग केयरफुल नहीं रहेंगे, जब आप मान के चल रहे हैं कि 75% बच्चों के साथ गलत व्यवहार उनके नोन पर्सन्स करते हैं, तो उनसे तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुलना पड़ेगा ना। जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस की कहानी मैं कह रहा था, वो टूट चुकी है या टूट जाना चाहिए। बच्चे के साथ गलत बात अगर हो रही है तो उसको सामने लाना पड़ेगा। और हम्म। आपको सुन के शायद आश्चर्य नहीं होगा कि बच्चों के बारे में जो अपराध भारतवर्ष में होते हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास क्राइम्स होते हैं जो बच्चों के खिलाफ होते हैं। और उसमें 1/3 जो क्राइम है वो सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, पॉक्सो के हैं। पॉक्सो के 50,000 केसेस साल में, 50-60 हजार केस भारतवर्ष में सिर्फ पॉक्सो के होते हैं। और आज देश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बन के सामने आया है। आप अंदाज कीजिए कि कानून जब नहीं था तो कितनी बड़ी संख्या में बच्चे पीड़ित होते होंगे, परेशान होते होंगे, उनके जीवन में क्या क्या नहीं होता होगा। और एक सेक्सुअल अब्यूज या उस ढंग की घटना एक लड़की लड़के के जीवन में एक इतनी गहरी और गंदी छाप छोड़ता है जो भूल नहीं पाते हैं। माने उनकी पूरी पर्सनैलिटी पे उसका असर होता है और हरदम होता है। इसलिए ये तमाम बातों को समझने की आवश्यकता है, खुल के बात करने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है। आपने सही कहा कि लोग खुलकर बात करने की जरूरत है, एंड आई थिंक अब अवेयरनेस काफी बढ़ रही है। लोग बच्चों को सिखाते हैं व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, लिमिट्स क्या होने चाहिए। सर, अब प्रयास से आगे चलूंगी। सिंस हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी, आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कहाँ बीता? अपने फैमिली के बारे में थोड़ा हमें बताइए। नहीं, मेरा परिवार बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली हमारी है। मेरे मेरे पिताजी बिहार सिविल सर्विस में थे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। और बल्कि आप ये समझें कि आज़ादी से पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी थे। और जब वो पूर्णिया में थे, मेरी हम्म। पैदाइश रांची में हुई, जब वो पूर्णिया गए तो वहाँ पे उनको गांधी मैजिस्ट्रेट के तौर पर लोग जानते थे, गांधी मैजिस्ट्रेट। मेरे पिताजी रामशरण प्रसाद कंठ, मेरी माँ शीला स्वर्णलता कंठ, ये हम्म। दोनों बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म के लोग थे, बहुत आइडियलिस्टिक थे। और बहुत सही परवरिश दी उन्होंने हम सबों को। हम लोग 9 भाई बहन थे, 9 भाई बहन। उनमें 3 नहीं रहे। सबसे बड़ी मेरी बहन, जो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, बहुत अच्छी हिंदी की लेखिका थी, हम्म। लीडर थी वहाँ की, डीन थी पटना यूनिवर्सिटी के। उनके हस्बैंड भी ये थे, वो पटना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शैलूनाथ श्रीवास्तव। और मेरे बड़े भाई विनोद, वो बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत ही मशहूर लॉयर हैं। एक भाई प्रमोद, वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग किया उन्होंने गांव में जा करके। हम्म। मेरी बड़ी बहन जो थी वो भी टॉपर थी अपने यूनिवर्सिटी की। उसके हस्बैंड भी डीजी पुलिस थे यूपी में, अभी हैं। दोनों बहन भी, उनके हस्बैंड भी हैं। हम्म। मेरा, मैं फिर रहा 5वें नंबर पे। और मेरे छोटा विनय कंठ बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट था, बहुत ही बड़ा वो एक्टिविस्ट था बिहार का। विनय कंठ बहुत मशहूर नाम है बिहार का। मेरा छोटा भाई डॉक्टर के कंठ,
बहुत मशहूर सर्जन था, उसकी मृत्यु हो गई कोविड के दौरान। अनफॉर्चुनेटली विनय और कृष्ण दोनों नहीं रहे। सबसे छोटा भाई मेरा है अशोक कंठ, इंडिया का एम्बेसडर था चाइना में, बहुत मशहूर है, चाइना एक्सपर्ट है, सभी जानते हैं उसको। और बहन मधुलिका सबसे छोटी। तो 9 भाई बहन का ये परिवार, हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं आपस में। जहां तक मेरी बात है, इस परिवार में अगर कोई महामूर्ख था तो मैं था। मैं पर मुझे आप महापुरुष बिहार हैं, फिर महाज्ञानी महा कैसे मैं सोच मैं सकती महामूर्ख था। मैं महामूर्ख इसलिए था कि कुछ वजह थी। एक तो वजह ये हुई कि मेरे पिताजी गए मेरा एडमिशन कराने जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में। हूँ। और वहां पे मैं 9.5 साल का था, मेरा एडमिशन क्लास 7th में करा दिया। मैं लगातार फेल करता रहा मैट्रिकुलेशन तक। खैर उसके बाद मैट्रिक के बाद ठीक ठाक रहा तो आगे बढ़ा। तो ये था कि परिवार में सभी बहुत अच्छे थे। लेकिन चूंकि इस ढंग का एक मेरे साथ हुआ, घटना ही हुई कि भाई मैं लगातार फेल करता रहा स्कूल के दौरान। तो स्कूल का पीरियड कुछ अजीब रहा। कॉलेज में ठीक ठाक रहा, लेकिन अ, एक मैं एग्जाम से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा। एग्जाम छोड़ के भाग जाता था। ये 2-3 बार मेरे साथ हुई। लेकिन चूंकि थोड़ी मैं एक किसी कॉलेज में लेक्चरर था, फिर मैंने एक कॉलेज स्टार्ट कर दी हम्म। वहाँ पे चाईबासा और जमशेदपुर के बीच ट्रैवल्स के लिए। और फिर आईपीएस पे आ गया। तो जीवन में मेरा जीवन बहुत विचित्र है, मतलब काफी उथल पुथल चलता रहा बचपन से लेकर के अब तक। और शायद यही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए जीवन, बस इतनी बात मैं कह ऐसा ही सकता होना हूँ। चाहिए, इसीलिए आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। आमोद जी, आपने कहा कि आप महामूर्ख थे, एग्जाम से डरते थे, पर आपने तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया होगा, आई बिलीव, तभी आपने आईपीएस। हाँ क्लियर किया, बता तो रहा हूँ कि मैं क्लियर क्लियर गलती से इत्तेफाक से ही किया कि मैं तो यूपीएससी के चक्कर में था ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, या मुझे लगता था कि मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन वो भी गिरते पड़ते दे दिया एग्जाम, क्वालिफाई कर गया। बस यही है। और मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो आमोद जी, अब आपने अपने जीवन का इतना बड़ा टाइम देश की सेवा और समाज की सेवा, सोशल वर्क सब में लगा दिया। तो आप आज के ज़माने में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या इन जनरल लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि समाज में चेंजेस लाने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? एक आम नागरिक क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज के वेलफेयर के लिए? नहीं मतलब मैं इतना खास नहीं हूं कि मैं कोई संदेश दे दूं। लेकिन अपने जीवन से ही, जो मेरे जीवन में जो कुछ मैंने महसूस किया है, जिस ढंग से मेरी यात्रा रही है जीवन की, उससे मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत एक कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। आपके इर्द गिर्द की दुनिया, हम्म। वो बहुत बड़ी दुनिया होती है। सबसे बड़ी दुनिया वही होती है जो आपके आसपास है। लोग जो आपसे मिलते हैं, घटनाएं जो आपके आसपास होती हैं, ये पूरी जिंदगी जो है एक घटनाओं का और लोगों का एक एक संगम है, एक उनका जुड़ाव है। उसमें आप कितने दूर अंदर तक जा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लोगों की बात। यही यही बहुत जरूरी होता है। एक तो पहली बात यह है। और आप कौन है, क्या है, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप पत्रकार हैं, या आप तुम्हारे समान कोई हो, ये सभी लोग जो होते हैं, ये पहले एक व्यक्ति होते हैं। यू हैव गॉट टू बी ह्यूमन, यू हैव गॉट टू बी पर्सन। और उसकी जो एक पर्सनैलिटी होती है, एक मुकम्मल व्यक्तित्व होता है एक किसी भी आदमी का, वो ऐसा होना चाहिए जो जुड़ाव रखे लोगों के साथ, आसपास के लोगों को देख सके, महसूस कर सके। और अगर आप करते हैं महसूस बगल के लोगों को, तो दुनिया में तो कोई पेन की कमी नहीं है। दर्द या दुनिया में समस्याएं इतनी बेहिसाब हैं कि अगर आप जुड़ सकते हैं उन समस्याओं के साथ, अगर आप जुड़ सकते हैं उस दर्द के साथ, अपने दर्द या दूसरों के दर्द को आप मिला सकते हैं कहीं पे, तो उस हद तक आपकी जीवन साकार होती है, जहां तक मैं समझता हूँ। और आप कुछ कर सकते हैं। तो मैसेज कुछ नहीं है मेरी तरफ से, सिवाय इसके कि ट्राई टू फील नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ बट अबाउट पीपल नेक्स्ट टू यू, जो आपके आसपास लोग हैं। बस इतनी बात मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। लोगों में सबसे ज्यादा जरूरी है शायद इंसानियत का होना, कि खुद तो अपना दर्द समझते ही ये लोग दूसरे का भी दर्द समझें और बांटें। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने आमोद जी। चलते चलते हमारे गुड वाइफ शो के दर्शकों को भी कुछ अलग से, कुछ इसके अलावा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शो का भी ऑब्जेक्टिव है दुनिया में पॉजिटिविटी और काइंडनेस फैलाना। कोई बहुत ही बेहतरीन नाम रखा है आपने, गुड वाइब्स शो। बहुत बेहतरीन नाम है। बहुत बेहतरीन इसलिए है कि ये इसको तो स्प्रेड करने की जरूरत है। जो आप गुड वाइब्स यानी अच्छी फीलिंग, पॉजिटिविटी जो आप कहना चाहते हैं,
इस पॉजिटिविटी को तो स्प्रेड करना चाहिए हर स्थिति में। आप जब प्रयास में आएंगे कभी भी, जी। जैसे मैं बैठता हूँ ना अपने दफ्तर में, तो मेरे दफ्तर के ऊपर लड़कियों का एक फोन है, वो बहुत अजीब स्थिति से आती है, लेकिन वो चिड़ियों की चहचहाहट, चहचहाहट, उन लड़कों की बातचीत, उनका खेलना, उनकी आवाज, इससे ज्यादा सुंदर चीज मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। और मैं आपको कहूं कि उनकी जिंदगी में कभी आप झांक के देखेंगे तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में ऐसी पॉजिटिविटी है। उन हम्म। तमाम समस्याओं के बावजूद पॉजिटिविटी है, वो बहुत जरूरी है। मुझे डीएच लॉरेंस की एक बड़ी किताब ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, लेडी चैटलीज लवर, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुरानी किताब। डीएच लॉरेंस बहुत मशहूर नॉवलिस्ट था। लेकिन उसका एक बिगनिंग में है, किताब की शुरुआत में उसने कहा था कि द लाइफ इज एसेंशियली ट्रेजिक, दुख है जीवन में। बुद्ध के समान उसने कहा शायद, द लाइफ इज एसेंशियली ट्रेजिक, सो वी रिफ्यूज टू टेक इट ट्रेजिकली। इसलिए सायास कोशिश होनी चाहिए कि हम उस ट्रेजेडी को अलग रखें अपने आप से, क्योंकि तो है ही, वो तो आपके इर्द गिर्द है। और ये चीज मैं प्रयास के बच्चों से सीखता हूँ, ये चीज मैं आसपास देखता हूँ। और ये मुझे लगा कि जो आपने नाम रखा है गुड वाइब्स ये नाम कहीं ना कहीं विचार से जुड़ा हुआ है। रामाव जी, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज एन ट्रूली एन ऑनर टू टॉक टू यू टुडे। और आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपका करियर बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, एडवेंचरस रहा है। हर तरह के केसेस आपने हैंडल किए, आपने कितने सारे सोशल रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की और आज भी कर ही रहे हैं प्रयास के थ्रू। उतनी ही आपके सुंदर विचार भी हैं। तो फिर से आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे, बहुत अच्छा किया। इसको आप पढ़ाएं, आगे की तरफ ले जाएं। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड गुड वाइब शो पर। आज हमने सुना किस तरह से एक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी, हिम्मत और इंसानियत के साथ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया। मुझे लगता है हम सब के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, गुड वाइब शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आपके साथ अगले एपिसोड में मिल सकें। तो चलिए, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और गुड वाइब स्प्रेड करते रहिए।